हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। स्वागत है आप सभी का। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? सर्जिकल ऑब्स्टेट्रिक्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने का मतलब है जितने भी बचे हुए टॉपिक्स हैं वो इन शॉर्ट मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ। देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं और आज की क्लास का टारगेट हमारा क्या रहेगा। आज की क्लास का टारगेट है, जो आपको बहुत टाइम से वेट था, पेल्विस एंड फीटल स्कल। पूरा पेल्विस हम पढ़ने वाले हैं। सिटिंग बोन जिसपे आप बैठते हो, यस, पूरा पेल्विस में डिस्कस करूंगी। और रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जितने भी एम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं पेल्विस पे, इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगी। फीटल स्कल, फीटल स्कल में यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? डायमीटर ऑफ फीटल स्कल, क्योंकि फीटल स्कल आप पीडियाट्रिक्स में भी पढ़ते हो, राइट। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी में वो सारे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, लाइक एपिजियोटमी। एपिजियोटमी में क्या इंपॉर्टेंट है, कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर से मैं बोल रही हूँ, इस क्लास में हम पूरा का पूरा टॉपिक कवर नहीं कर सकते, बिकॉज सर्जिकल ऑब्स्टेट्रिक्स अपने आप में पूरा टाइम लगता है। इन 8 to 10 आवर्स या 6 आवर्स तो पूरा क्लास लगता है इसमें। इसीलिए इन शॉर्ट एपिजियोटमी में जो क्वेश्चन PYQ आए हुए हैं, मेन मेरा टारगेट रहेगा कि आपका कोई भी PYQ यहां से ना छूटे। जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं आपको पूरा गाइड करूंगी, जिससे आप अगर कहीं से भी पढ़ रहे हो या अभी यहां पे पढ़ रहे हो तो आपके क्वेश्चंस आराम से निकल सकते हैं, ठीक है। या फिर टॉपिक आपको पूरा समझ में आएगा। वैक्यूम के बारे में हम पढ़ेंगे, फॉरसेप में क्या क्वेश्चंस नॉर्सेट में पूछा हुआ है, नॉर्सेट एम्स दिल्ली की बात करूं, और सिजेरियन सेक्शन में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सर्जिकल ऑब्स्टेट्रिक्स का हमारा टारगेट रहेगा। डायबिटीज इन प्रेगनेंसी कहीं ना कहीं मेडिकल डिसऑर्डर में इंपॉर्टेंट है, और जहां से क्वेश्चंस आते हैं थोड़े बहुत, इतने ज्यादा तो नहीं, बट इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं पूरा बताऊंगी, क्योंकि हमने हाइपरटेंशन पढ़ लिया था, ठीक है। MgSO4 के बारे में मैंने आपको बता दिया था, और आपको डायबिटीज के भी कुछ 4-10 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जो कि याद रखने हैं। और इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं हमारे, इन शॉर्ट वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगी, ठीक है। तो आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन दिल थाम के बैठना, आराम से पूरी क्लास को सुनना। ये सारे टॉपिक्स आपके कवर होने वाले हैं विद डायग्राम्स। चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम डायमीटर ऑफ फीटल स्कल की बात करेंगे, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक है, जिसमें मैंने आपको फीटल स्कल के बारे में बता दिया था कि ये फीटल स्कल है, ये फीटल स्कल है। ये आप पीडियाट्रिक्स में पढ़ते हो, जिसमें फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन एंड ऑक्सीपिटल बोन होता है। ये आपका फ्रंटल बोन है, ये आपका पेराइटल बोन है, और ये ऑक्सीपिटल बोन है। अगर मैं यहाँ पे डायमीटर्स की बात करूं, यहाँ पे अगर मैं फॉन्टानेल्स की बात करूं, तो एंटीरियर में जो फॉन्टानेल्स होता है, एंटीरियर फॉन्टानेल्स होता है, उसका शेप कैसा होता है? ये डायमंड शेप का होता है। फॉन्टानेल्स के बारे में भी आपने पढ़ लिया होगा। और यहाँ पे जो पीछे आपको दिख रहा है, ये कैसा? ट्रेंगुलर पोस्टीरियर फॉन्टानेल्स होता है, जो कि ये भी आपने पीडियाट्रिक्स में पढ़ा होगा। तो दो वैसे टोटल 6 होते हैं, लेकिन अगर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के बेस पे हम देखें तो ये एंटीरियर फॉन्टानेल्स है, ये एंटीरियर फॉन्टानेल्स है, ये पोस्टीरियर फॉन्टानेल्स है। ये कौन सा है डियर? पोस्टीरियर फॉन्टानेल्स है, ठीक है। फ्रंटल सूचर, दो फ्रंटल बोन के बीच में होगा फ्रंटल सूचर होगा, फ्रंटल और पेराइटल के बीच में होगा कोरोनल सूचर होगा, दो पेराइटल बोन के बीच में होगा सेजाइटल सूचर होगा, पेराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में होगा लेम्बॉइडल सूचर होगा। ये आपको समझ में आ गया। ये सूचर्स के बारे में भी आपने पढ़ लिया होगा। आई थॉट नहीं तो प्लीज, मैंने बोला है इसको लिख लेना, इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। हमारे लिए इस फीटल स्कल में डायमीटर समझना, ओबीजी अगर ऑब्स गाइनी में देखे, ऑब्स्टेट्रिक्स में देखे, तो इसकी इंपॉर्टेंस है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? SOB क्या है? सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक डायमीटर। और याद रखना, जहां पे भी ब्रेगमा लग गया वो डायमीटर कितना हो जाता है डियर? 9.5 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर जाएगा। OF का मतलब क्या है? ऑक्सीपिटो फ्रंटल। ऑक्सीपिटो फ्रंटल कितना होता है? 11 to 11.5 सेंटीमीटर होता है। मेंटोवॉर्टेक्स, मेंटोवॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज द लॉन्गेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल, सबसे लॉन्गेस्ट डायमीटर, लॉन्गेस्ट डायमीटर ऑफ फीटल स्कल। फीटल स्कल का सबसे लॉन्गेस्ट डायमीटर कौन सा होता है डियर? मेंटोवॉर्टेक्स। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम आए तो सब मेंटोवॉर्टेक्स जो 11 से 11.5 सेंटीमीटर होता है। फिर हम बाइपेराइटल डायमीटर की बात करते हैं। बाइपेराइटल डायमीटर क्या होता है? दो पेराइटल एमिनेंस के बीच में जो डायमीटर होता है उसे हम बाइपेराइटल डायमीटर बोलते हैं। वो भी 9.5 सेंटीमीटर होता है। फिर से सब मेंटो ब्रेगमेटिक, फिर से ब्रेगमा लगा,
प्लीज इसका फुल फॉर्म लिख लेना, मैंने इन शॉर्ट फॉर्म इसको लिखा है, ठीक है, बहुत जल्दी मैंने ये स्लाइड्स बनाया था, बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बट आप प्लीज इसका फुल फॉर्म लिख लेना। सब मेंटोब्रेगमेटिक डायमीटर 9.5 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर जो कि 10 सेंटीमीटर है, और सुपर सब पेराइटल डायमीटर, इसका मतलब होता है दो, ये पेराइटल एमिनेंस है, ये क्या है, पेराइटल एमिनेंस है। तो एक साइड हम पेराइटल एमिनेंस के ऊपर से और दूसरे साइड उसके नीचे से डायमीटर लेते हैं, इसे हम बोलते हैं एक साइड सुपर एक साइड सब, मतलब एक साइड ऊपर एक साइड नीचे, इसे हम बोलते हैं सुपर सब पेराइटल डायमीटर। समझ में आ रहा है? सुपर सब पेराइटल डायमीटर कितना होता है, 8.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगर मैं बाई टेम्पोरल डायमीटर की बात करूं, द डिस्टेंस बिटवीन टू टेम्पोरल बोन, दो टेम्पोरल बोन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बाई टेम्पोरल डायमीटर, जो कि 8 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बाई मेस्टोइड डायमीटर, ये सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल होता है 7.5 सेंटीमीटर। ये क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर, सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर होगा डियर। यहां तक समझ में आया? बोलो। डायमीटर तो याद करना पड़ेगा, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है जो मैं बता दूं आप एकदम से उसको याद कर लो, पढ़ोगे 2-4 बार याद हो जाएगा। बस ट्रिक ये है कि जहां पे भी ब्रेगमा लग जाए, सब मेंटोब्रेगमेटिक, सब ऑक्सीपिटोब्रेगमेटिक, ब्रेगमा वर्ड लगने पे ही वो डायमीटर हमेशा याद रखना 9.5 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे भी 9.5 सेंटीमीटर है और सब मेंटोब्रेगमेटिक यहाँ पे भी 9.5 सेंटीमीटर है। लॉन्गेस्ट डायमीटर याद कर लो 14 सेंटीमीटर, स्मॉलेस्ट डायमीटर याद कर लो 7.5 सेंटीमीटर बाइमेस्टॉइड। इसके बाद अपने आप ही 2-4 बचेंगे, वो याद कर लेना। समझ में आ रहा है? इस तरह से अगर कॉरिलेट करके चीजों को याद करोगे ज्यादा जल्दी याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मैंने बता दिया दो फॉन्टानिल क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, एंटीरियर फॉन्टानिल, पोस्टीरियर फॉन्टानिल। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे शेप का होता है, कितना डायमीटर होता है, ये सब आप पढ़ चुके होंगे या पीडियाट्रिक्स में। ठीक है, ओबीजी में इतना टाइम हम इसमें नहीं लगाएंगे। दूसरा आप यहाँ पे क्या पढ़ते हो, एक सिफेल हेमेटोमा होता है और कैपुट सक्सीडनम होता है। तो यही कैपुट को यहाँ पे दिखाया और सिफेल हेमेटोमा को दिखाया है। आप देख सकते हो ये स्किन है, ये स्किन है, ये आपका एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस वाला पार्ट है जो कि आपको ऑरेंज कलर से दिख रहा है। नेक्स्ट है पेरीऑस्टियम जो कि ये वाला पार्ट है। स्कल बोन, ये तो स्कल बोन बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। ड्यूरा ये वाला पर्पल कलर से, और ये हमारा ब्रेन है जो ब्लू कलर से इस तरह से दिखाया हुआ है। ठीक है, बाकी उसको मैंने अभी येलो कर दिया है, ये हमारा ब्रेन है। अब देखो यहां पे जो फॉर्म हो रहा है ये क्या है, कैपुट सक्सीडनम है, और जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये सिफेल हेमेटोमा है। इन दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैपुट सक्सीडनम। और एम्स दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो एम्स दिल्ली ने यहां से इमेज बेस्ड क्वेश्चन दिया था और डायरेक्ट एक बच्चे का सिर दिखाया था डिलीवर हुआ और बोला था कि बताओ इसके में आपको क्या दिख रहा है, सिफेल हेमेटोमा या कैपुट सक्सीडनम। तो प्लीज उसके डायग्राम की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आया हुआ है। और सिफेल हेमेटोमा कैपुट सक्सीडनम के बारे में भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है और पीडियाट्रिक में आपको पढ़ा दिया गया होगा, इसीलिए मैं इसको यहां पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इस डायग्राम को, इस इमेज को देखो, क्योंकि आज की क्लास में ज्यादातर हम इमेज के बेसिस पे ही पढ़ने वाले हैं। इस इमेज को आइडेंटिफाई करो और बताओ ये इमेज किस चीज को इंडिकेट कर रहा है। यहां पे आपको क्या दिख रहा है, बोन में ओवरलैपिंग दिख रहा है स्लाइटली, इसे हम क्या बोलते हैं, मॉल्डिंग बोलते हैं। मॉल्डिंग का मतलब क्या होता है, ओवरलैपिंग ऑफ द बोन। ये किसका डायग्राम है, मॉल्डिंग। मॉल्डिंग का मतलब क्या होता है, ओवरलैपिंग ऑफ बोन। व्हेन द फीटल हेड पासेस फ्रॉम द बर्थ कैनाल, ओवरलैपिंग ऑफ द बोन। समझ में आ रहा है? ये आपको सूचस यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली और फिंगर को पॉइंट करके भी दिखाया हुआ है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है स्लाइटली। इसको हम मॉल्डिंग बोलते हैं, जो अपने आप ही 48 to 72 आवर्स में रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? चलो, तो ये डायग्राम भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम आते हैं पेल्विस पे। पेल्विस के बारे में पढ़ेंगे। पेल्विस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, क्योंकि पेल्विस खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं कवर करवाऊंगी। पेल्विस कितने बोन से मिलकर बना हुआ है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो बोन आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं सैक्रम एंड कॉकिक्स। सैक्रम एंड कॉकिक्स, ये बोन आपको दिख रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, दो इनोमिनेट बोन होते हैं, दो इनोमिनेट बोन होते हैं जिससे मिलके क्या होता है, पेल्विस बना हुआ होता है। यस और नो? यहां तक चीजें और समझ में आई? ये क्या है, सिम्फाइसिस प्यूबिस है, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है।
यहां तक चीजें समझ में आ गई। तो कितने बोन से मिलके बना हुआ है पेल्विस? बहुत गंदा सा डायग्राम बना है आई नो, लेकिन आप समझो पेल्विस 4 बोन से मिलके बना होता है। पेल्विस कितने टोटल बोन से मिलके बना होता है? 4 बोन, जिसके अंदर 2 बोन कौन से होते हैं? इनोमिनेट बोन होते हैं। टू इनोमिनेट बोन होते हैं। एक सैक्रम होता है, एक सैक्रम होता है, एक इसमें क्या होता है डियर? कॉकेक्स होता है। एक इसमें क्या होता है? कॉकेक्स होता है। यहां तक समझ में आया? एक सैक्रम होता है, एक 2 इनोमिनेट बोन होते हैं, एक कॉकेक्स होता है। तो इस तरह से 4 बोन से मिलकर पेल्विस बना हुआ होता है। सबसे बेसिक, बिल्कुल जीरो से बता रही हूं आपको। नेक्स्ट है टोटल जॉइंट्स कितने होते हैं। अगर इसी में मुझे जॉइंट्स दिखाना हो तो मैं बोलूंगी यहां पे एक जॉइंट है जिसे हम बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिक जॉइंट। 2 प्यूबिक बोन मिल रहे हैं और एक जॉइंट बन रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं? सिम्फाइसिस प्यूबिक जॉइंट। नेक्स्ट हमें जॉइंट दिख रहा है सैक्रम और कॉकेक्स के बीच में जॉइंट दिख रहा है। सैक्रम और कॉकेक्स के बीच में जॉइंट दिख रहा है। और हमें यहां पे दिख रहा है किसके बीच में डियर? बताओ किसके बीच में आपको जॉइंट दिख रहा है? आला ऑफ सैक्रम और इलियक बोन के, जिसे हम बोलते हैं सैक्रो इलियक जॉइंट। हमें कहां पे दिख रहा है? सैक्रम और इलियम के बीच में जॉइंट दिख रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं? सैक्रो इलियक जॉइंट। सैक्रो इलियक जॉइंट कितने दिख रहे हैं? राइट साइड में भी, लेफ्ट साइड में भी, दोनों साइड दिख रहा है। लेफ्ट और राइट दोनों साइड में दिख रहा है। ये सिम्फाइसिस प्यूबिक जॉइंट है, सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट है। नेक्स्ट आपको ये क्या दिख रहा है? सैक्रोकॉकिजियल जॉइंट, सैक्रोकॉकिजियल जॉइंट। ठीक है, तो जॉइंट भी आपने इसमें देख लिया। अगर मैं जॉइंट्स की बात भी करूं तो टोटल 4 जॉइंट होते हैं, जिसमें 2 जॉइंट कौन से होते हैं? सैक्रोइलियक जॉइंट होते हैं। कौन से होते हैं? सैक्रोइलियक जॉइंट होते हैं। एक जॉइंट इसमें कौन सा होता है? सैक्रोकॉकिजियल जॉइंट होता है। सैक्रोकॉकिजियल जॉइंट होता है। नेक्स्ट जॉइंट की अगर मैं बात करूं तो एक जॉइंट इसमें कौन सा होता है? सिम्फाइसिस प्यूबिक जॉइंट होता है। कौन सा होता है डियर? सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेल्विक लिगामेंट की। पेल्विक लिगामेंट टोटल कितने होते हैं? ये पेल्विक लिगामेंट भी 5 होते हैं। इट सीपी करके आप इसे याद कर सकते हो, जो कि शॉर्ट ट्रिक है जिससे आपको चीजें याद हो जाएंगी। टाइप्स ऑफ पेल्विस की बात करूं तो टाइप ऑफ पेल्विस कितने हो? 4 टाइप का पेल्विस होता है। गायनेकॉइड पेल्विस, एंड्रॉइड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस एंड प्लेटिप्लॉइड पेल्विस। ठीक है, ये 4 टाइप का पेल्विस होता है। लैंडमार्क्स ऑफ पेल्विस की बात करें तो 9 लैंडमार्क्स ऑफ पेल्विस होते हैं। समझ में आया? तो सबसे पहले हम पेल्विक लिगामेंट की बात कर लेते हैं। पेल्विक लिगामेंट कौन कौन से होते हैं? पेल्विक लिगामेंट, यस, पेल्विक लिगामेंट कौन कौन से होते हैं? तो मैंने बोला एक ट्रिक है इट सीपी, इससे आप याद कर सकते हो। सैक्रो इलियक लिगामेंट, सैक्रो इलियक लिगामेंट। नेक्स्ट सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट। ठीक है, नेक्स्ट सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। नेक्स्ट सी है सैक्रो कॉकिजियल लिगामेंट। और इससे हो गया आपका इंटर प्यूबिक लिगामेंट। समझ में आया ट्रिक क्या था? अब बोलोगे इसमें ट्रिक क्या था? ये था ना सब में ITSCP। समझ में आया? और सब में देखो इधर सैक्रो लगा है, सैक्रो लगा है, सैक्रो लगा है, सैक्रो लगा है, बट लास्ट वाले में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे इंटरप्यूबिक लिगामेंट हो गया। बाकी आपको इसे याद करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप इसमें क्या याद रखते हो? इट सीपी याद रखते हो। इट सीपी में यहाँ पे सब में सैक्रो आएगा, सैक्रो इलियक, सैक्रो ट्यूबरस, सैक्रो स्पाइनस, सैक्रो कॉकिजियल एंड इंटरप्यूबिक लिगामेंट। ये क्या है? 5 लिगामेंट ऑफ द पेल्विस। पेल्विस के 5 लिगामेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट हमने क्या बोला कि हम क्या करेंगे? टाइप्स ऑफ पेल्विस के बारे में देखेंगे। यहां से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। पेल्विक लिगामेंट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां से क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहां जो टाइप ऑफ पेल्विस है यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पेल्विस। टाइप्स ऑफ पेल्विस, अगर मैं टाइप्स ऑफ पेल्विस की बात करूं तो देखेंगे ध्यान से। टाइप्स ऑफ पेल्विस में, टाइप्स ऑफ पेल्विस में कितने टाइप्स का पेल्विस मैंने बताया है? अकॉर्डिंग टू द कैल्बल एंड मोहर देयर आर 4 क्लासिफिकेशन ऑफ पेल्विस, और जिसके अंदर सबसे पहला आता है गायनेकॉइड पेल्विस।
ठीक है, गायनेकॉइड पेल्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गायनेकॉइड पेल्विस से एम्स दिल्ली ने कम से कम रिपीटेड 3-4 बार क्वेश्चन आया है, तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज गायनेकॉइड पेल्विस इज कॉल्ड एज फीमेल टाइप पेल्विस। इसी को हम क्या बोलते हैं डियर? फीमेल टाइप पेल्विस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमेल टाइप पेल्विस बोलते हैं। या फिर क्वेश्चन आया हुआ है सुटेबल फॉर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, तो यही सुटेबल होता है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए, यही फीमेल टाइप पेल्विस होता है। 50% तक केसेस में यही पेल्विस होता है। कैसे शेप का होता है? तो राउंड शेप का होता है। समझ में आया? चलो सेकेंड टाइप के पेल्विस की बात कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं एंड्रॉयड पेल्विस। और एंड्रॉयड पेल्विस क्या होता है डियर? एंड्रॉयड पेल्विस को हम बोलते हैं मेल टाइप पेल्विस। थर्ड होता है एंथ्रोपॉइड पेल्विस। ये सब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फीमेल पेल्विस जो है इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमें स्टडी करना है। नेक्स्ट आपका है प्लेटिप्लॉइड पेल्विस। प्लेटिप्लॉइड पेल्विस, प्लेटिप्लॉइड पेल्विस। तो यहां पे याद रखेंगे एंड्रॉयड पेल्विस को हम बोलते हैं मेल टाइप। तो कभी कभी मेल टाइप से भी पूछ लेते हैं। कैसे शेप का होता है? हार्ट शेप का होता है। क्या यहाँ पे नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है? नो, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल। एंथ्रोपॉइड पेल्विस कैसे शेप का होता है? ओवल शेप का होता है। ठीक है, कैसे शेप का होगा? ओवल शेप का होगा। प्लेटिप्लॉइड पेल्विस कैसे शेप का होगा? फ्लैट शेप का होगा। ठीक है, तो ये है सारे पेल्विस के टाइप। गायनेकॉइड पेल्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन स्टार बना रही हूं मैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है गायनेकॉइड पेल्विस के बारे में। एंड्रॉयड पेल्विस इज मेल टाइप पेल्विस, हार्ट शेप का होता है। एंथ्रोपॉइड पेल्विस, डायग्राम दिखाऊंगी, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिस तरह से पूछा जाता है, वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम लैंडमार्क्स ऑफ द पेल्विस कर लेते हैं। और यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो। ये जो टाइप्स ऑफ पेल्विस है, टाइप्स ऑफ पेल्विस में मैंने यहाँ पे डायग्राम ऐड किया हुआ है। आप देख सकते हो ये कौन सा पेल्विस है? गायनेकॉइड पेल्विस है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फीमेल टाइप पेल्विस। क्या बोलते हैं डियर? फीमेल टाइप पेल्विस बोलते हैं इसे। फीमेल टाइप पेल्विस कैसे शेप का होता है? राउंड शेप का होता है। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है? आप बोलोगे यस पॉसिबल है। नेक्स्ट टाइप कौन सा है डियर? नेक्स्ट ये आपको प्लेटिप्लॉइड पेल्विस दिख रहा है, जैसे मैंने बोला था ये फ्लैट शेप का होता है। एंथ्रोपॉइड को मैंने बोला था लॉन्ग ओवल शेप का होता है। और मेल पेल्विस को मैंने कैसा बोला था? ये मेल पेल्विस है, जो कि हार्ट शेप का होता है। कैसे शेप का? हार्ट शेप का। मेल का हार्ट कहाँ पे? पेल्विस में। अरे नहीं, आप बोलो ये क्या बोल दिया मैम, हार्ट पेल्विस में? याद करने के लिए बोल रही यार, ऐसे ही तो चीजें याद रहेंगी। अगर आप ऐसे याद नहीं करोगे तो याद रहेंगी नहीं। तो हार्ट कहाँ पे? पेल्विस में। दिख रहा है, क्योंकि हार्ट शेप का होता है ये। ठीक है, ऐसा नहीं है। समझ में आ गया? तो मेल पेल्विस कैसे शेप का होता है? हार्ट शेप का होता है। एंथ्रोपॉइड लॉन्ग ओवल शेप का होता है, फ्लैट शेप का होता है, और ये राउंड शेप का होता है। इमेज याद रखना, इमेज अगर डायरेक्ट आ जाए तो आप इसके शेप को देख लो, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का पेल्विस है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पेल्विस के बारे में मैंने बता दिया है। नेक्स्ट जो है लैंडमार्क्स ऑफ द पेल्विस कर लेते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं लैंडमार्क ऑफ पेल्विस। अब यहां पे भी मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक के साथ बताती हूं, जिससे आपको चीजें याद हो जाए। कितने मैंने बताए थे? 9 होते हैं। बट याद कैसे रखें? तो आप बोलोगे याद ऐसे रखें, ये सैक्रल प्रोमोन्ट्री है, ये आला ऑफ सैक्रम है। ठीक है, और यहाँ पे आर्टिकुलेशन मतलब ज्वाइंट वाला पार्ट आ जाता है, जिसे हम सैक्रोइलियक ज्वाइंट बोलते हैं। तो लास्ट के 7, 8, 9 तो हमें याद हो जाएंगे। बट अगर आगे की तरफ से हम बात करें, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है, ये प्यूबिक क्रस्ट है, प्यूबिक ट्यूबरकल, पेक्टिनियल लाइन, इलियोपेक्टिलियल एमिनेंस, इलियोपेक्टिलियल लाइन। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आया? तो इस तरह से आपको चीजें याद रहेंगी। फिर से मैं एक बार ड्रॉ कर रही हूं और फिर आप ध्यान से देखना। ठीक है, फिर से मैं इसको ड्रॉ कर रही हूं। यहां तक आपको समझ में आ गया कि 7 8 9 मैंने बता दिया है, और आपको याद करना है सिम्फाइसिस प्यूबिस से। तो सिम्फाइसिस प्यूबिस 1 हो गया। सिम्फाइसिस प्यूबिस, प्यूबिक क्रस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल, पेक्टिनियल लाइन, इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस, इलियोपेक्टिलियल लाइन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताओ क्या हार्ड है इसे याद करना? बस आपको ये लाइन ड्रॉ करना है,
इसके साथ जो मैं लिखवाऊंगी उसकी प्रैक्टिस करनी है। और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि अगर हम एंटीरियर टू पोस्टीरियर पेल्विस को देखें तो उसके लैंडमार्क को बताओ, और इसी सीरियल वाइज में आपको याद रखना होता है। ठीक है, तो फिर से मैं यहां पे एक बार लिख देती हूं जिससे कि आप ये जो नेमिंग की हुई है उसको आराम से याद कर सकते हो और आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहां पे नहीं होगी। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले नंबर पे मैंने क्या लिखा है, सिम्फाइसिस प्यूबिस। क्या है डियर? और ये हम लैंडमार्क्स ऑफ पेल्विस कैसे जा रहे हैं, एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ जा रहे हैं। एंटीरियर से लेकर पोस्टीरियर की तरफ जा रहे हैं तो कौन सा होगा डियर, सिम्फाइसिस प्यूबिस होगा। सिम्फाइसिस प्यूबिस होगा, प्यूबिस पे खत्म हो रहा है, सिम्फाइसिस प्यूबिस, प्यूबिक क्रस्ट, फिर आएगा प्यूबिक ट्यूबरकल, ट्यूबरकल वाला पार्ट दिख रहा है, सिम्फाइसिस प्यूबिक, प्यूबिक ट्यूबरकल आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम जाएं सिम्फाइसिस प्यूबिक, प्यूबिक क्रस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल, पेक्टिनियल लाइन। ठीक है, क्या आएगा, पेक्टिनियल लाइन। नेक्स्ट आएगा इलियोपेक्टिलियल एमिनेंस, इलियोपेक्टिलियल एमिनेंस, इलियोपेक्टिलियल लाइन। सातवें नंबर पे क्या था, सैक्रोइलियक जॉइंट, सैक्रोइलियक आर्टिकुलेशन भी हम बोलते हैं, आर्टिकुलेशन का मतलब जॉइंट ही है, सैक्रोइलियक आर्टिकुलेशन या सैक्रोइलियक जॉइंट। आला ऑफ सैक्रम, आला ऑफ सैक्रम, इसी को सैक्रल आला बोला जाता है, और सैक्रल प्रोमोन्टरी। अगर आपको पोस्टीरियर से एंटीरियर जाना है तो जस्ट इसको इस साइड से लिखना, 1 नंबरिंग करके स्टार्ट कर देना। एंटीरियर टू पोस्टीरियर पूछा जाएगा, ये आपका एंटीरियर टू पोस्टीरियर हो जाएगा। ये एंटीरियर है और ये आपका क्या है, पोस्टीरियर है। समझ में आया? ये है आपका लैंडमार्क्स ऑफ पेल्विस। कैसे याद किया मैंने बताया, पहले 7, 8 और 9 को याद कर लो, फिर आपके लिए यहां से 1, 2, 3 याद करना इजी हो जाएगा। 4 तो आपको वैसे ही याद है, सिम्फाइसिस प्यूबिस पहले नंबर पे है, ये जॉइंट है, ये आला ऑफ सैक्रम है, ये सैक्रल प्रोमोन्टरी है। 4 तो आपको ऐसे ही याद है, 5 ही तो याद करने हैं जिसमें प्यूबिक, सिम्फाइसिस प्यूबिस पे खत्म हो रहा है, प्यूबिक क्रस्ट, लाइन ट्यूबरकल, लाइन ट्यूबरकल दिख रहा है आपको, बस 2 ट्यूबरकल वाला पार्ट मैंने बनाया है। तो प्यूबिक क्रस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल, पेक्टिनियल लाइन, इलियोपेक्टिलियल एमिनेंस और इलियोपेक्टिलियल लाइन। सिंपल है, आप इसे याद कर सकते हो। क्या है ये, लैंडमार्क्स ऑफ पेल्विस। नेक्स्ट चलते हैं, और पेल्विस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जो मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट लिखा था वो सारे ही पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूं। क्या लिखा था मैंने, टोटल बोन कितने होते हैं, जॉइंट्स कितने होते हैं, लिगामेंट कितने होते हैं, पेल्विस कितने टाइप कितने हैं, और लैंडमार्क्स ऑफ द पेल्विस क्या है। 2 टाइप का पेल्विस होता है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इतना ज्यादा आपको नहीं बता रही हूं। क्या कि ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस, जिसमें पेल्विस बोन का पार्ट रहेगा वो ट्रू पेल्विस होगा, और जस्ट इलियक वाला पार्ट अबव आता है उसे हम फॉल्स पेल्विस बोलते हैं। इलियक वाला पार्ट, एब्डोमिनल कैविटी, एंटीरियर से एब्डोमिनल वॉल होगा, पीछे की तरफ से अगर हम देखें तो लंबर वर्टिब्रा होगा, और साइड से देखें तो ये बस इलियक वाला पार्ट आता है, इसीलिए इसे फॉल्स पेल्विस बोला जाता है। नो सिग्निफिकेंट रोल इन लेबर। वेरी इंपॉर्टेंट इज ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस फॉल्स पेल्विस का जस्ट बिलो वाला पार्ट होता है। समझ में आ रहा है? उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं, तो ट्रू पेल्विस ही आपको पढ़ना है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रू पेल्विस का ही सिग्निफिकेंट रोल इन लेबर होता है, इंपॉर्टेंट रोल इन लेबर होता है, और फॉल्स पेल्विस का नो सिग्निफिकेंट रोल इन लेबर, ओनली सपोर्ट प्रोवाइड करता है और कुछ भी काम नहीं करता है, इसलिए उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे पता होना चाहिए ट्रू और फॉल्स में क्या डिफरेंस है। समझ में आ रहा है? तो बता दिया मैंने ट्रू पेल्विस का इंपॉर्टेंट रोल इन लेबर, एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रू पेल्विस जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका डायमीटर आपको पता होना चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेल्विक इनलेट, इनलेट। ठीक है, इसी को हम पेल्विक ब्रिम बोलते हैं, पेल्विक ब्रिम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है पेल्विक कैविटी, और थर्ड वन इज पेल्विक आउटलेट। तो इस तरह से हम ट्रू पेल्विस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं और फिर इसकी स्टडी करते हैं। इनलेट या ब्रिम बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं, आउटलेट बोलते हैं। एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला क्वेश्चन है, इसका डायमीटर पूछा जाता है इनलेट का। तो आपको पता है सैक्रम एंड कॉकिक्स है, और यहाँ पे क्या है, सिम्फाइसिस प्यूबिस वाला पार्ट है। ये सैक्रल प्रोमोन्टरी है, ये सैक्रम है, ये कॉकिक्स वाला पार्ट है।
यहां तक समझ में आया? 1 2 3 4 5, ये आपको पता है S1 S2 S3 S4 S5। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, इस सैक्रल प्रोमोन्ट्री से सिम्फाइसिस प्यूबिस तक एक लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है, मैंने क्या किया है, सैक्रल प्रोमोन्ट्री से लेकर सिम्फाइसिस प्यूबिस तक एक लाइन ड्रॉ किया है और मैंने बताया S1 S2 के साथ ये जो ट्रू कॉन्जुगेट्स होता है एक एंगल बनाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री का एंगल, या फिर इसे सैक्रल एंगल बोला जाता है। सैक्रल एंगल हमेशा 90 डिग्री से ज्यादा या 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री से कम हो गया जिसे हम फनलिंग ऑफ पेल्विस बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो यहां पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा बताओ, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, 55 डिग्री का हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा। इसका भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 55 डिग्री का होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे सैक्रल एंगल की, तो सैक्रल एंगल कितने का होता है, सैक्रल एंगल हमेशा ऑलवेज 90 डिग्री या मोर देन 90 डिग्री होना चाहिए। और यहां पे एक पॉइंट आप यहीं पे ऐड कर लोगे, if it is less than 90 degree then it's called as funneling of pelvis। इसे हम क्या बोलते हैं, funneling of pelvis बोलते हैं। ठीक है, फनलिंग ऑफ पेल्विस का मतलब क्या होता है, यहां पे मैं समझा देती हूं, इतना हमारे पास टाइम नहीं है लिखने का। फनलिंग ऑफ पेल्विस का मतलब होता है कि पेल्विस नॉर्मल फीमेल का जो होता है, दोनों वॉल एक दूसरे के पैरेलल होता है, लेकिन ऊपर तो सेम उतना ही रहे, लेकिन नीचे का अगर क्या हो जाए, नीचे का अगर डायमीटर शॉर्ट हो जाए, डायमीटर क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इस तरह के पेल्विस को हम क्या बोलते हैं, फनल शेप में हो जाए, फनलिंग ऑफ पेल्विस। इफ द इनलेट इज नॉर्मल बट आउटलेट क्या हो जाए, कम हो जाए, छोटा हो जाए, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, देन इट्स कॉल्ड एज फनलिंग ऑफ पेल्विस। समझ में आ गया? नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नॉर्मल 55 डिग्री का होता है, लेकिन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मोर देन 55 डिग्री होगा या फिर लेस देन 55 डिग्री होगा तो क्या एंगेजमेंट पे कोई फर्क पड़ेगा? आप बोलोगे यस, एंगेजमेंट ऑफ लेबर पे फर्क पड़ेगा। अगर 55 डिग्री होता है तो क्या होता है, डिले एंगेजमेंट होता है। देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि अर्ली होना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या होता है, डिले एंगेजमेंट। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना हो जाए, 55 डिग्री से ज्यादा का हो जाए तो एंगेजमेंट डिले हो जाता है, लेकिन अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 55 डिग्री से कम होता है तो यहां पे अर्ली एंगेजमेंट हो जाता है, अर्ली एंगेजमेंट हो जाता है। तो 2 पॉइंट 3 पॉइंट यहां पे मैंने बताया है, 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। याद रखना है क्या है ये, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और क्वेश्चन पूछा जाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितने डिग्री का होता है, डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो ये पॉइंट भी याद रखना, इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताए हैं वो भी याद रखना। नेक्स्ट हम आते हैं पेल्विक इनलेट की बात करते हैं। पेल्विक इनलेट में मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया है डायमीटर याद रखना, और कुछ याद रहे ना कहे, डायमीटर याद रखना। डायमीटर क्या क्या होता है आपका बताओ, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है, ट्रांसवर्स डायमीटर होता है, ऑब्लिक डायमीटर होता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो डायमीटर होता है ये कितने कितने का होगा, ट्रांसवर्स डायमीटर कितना होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कितना होगा, ऑब्लिक डायमीटर कितना होगा। यस, तो हम देखते हैं सबसे पहले पेल्विक इनलेट का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कितना होता है डियर, 11 सेंटीमीटर। ऑब्लिक डायमीटर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर 12 सेंटीमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया डायमीटर ऑफ द इनलेट। अगर पेल्विक की बात करें तो यहाँ पे सारे 12 सेंटीमीटर के होते हैं, ऑल डायमीटर्स। यहाँ पे क्या लिखोगे, जितने भी डायमीटर्स होंगे वो सारे डायमीटर्स कितने होते हैं डियर, 12 सेंटीमीटर के होते हैं। लेकिन अगर हम पेल्विक आउटलेट की बात करें तो यहाँ पे जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कितना हो जाता है डियर, 13 सेंटीमीटर हो जाता है। ऑब्लिक यहाँ कंसीडर नहीं करते हैं, और जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है वो 11 सेंटीमीटर का हो जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ यहाँ ऑब्लिक कंसीडर नहीं किया जाता है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर पेल्विक आउटलेट का कितना होगा, 13 सेंटीमीटर होगा। इसका कितना होगा, पेल्विक इनलेट का 11 सेंटीमीटर होगा। लेकिन यहाँ पे हम कॉन्जुगेट्स पढ़ते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, कॉन्जुगेट्स पढ़ते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं डियर, कॉन्जुगेट्स पढ़ते हैं। तो बताओ कॉन्जुगेट्स के बारे में बताओ जरा, समझ में आया?
बताओ कॉन्जुगेट्स क्या होते हैं, यही से एम्स दिल्ली ने क्वेश्चन पूछा था। एक सेकेंड बस, सॉरी, यहां से एम्स दिल्ली ने क्वेश्चन पूछा था, कॉन्जुगेट्स के बारे में पूछा था। तो मुझे बताओ, आपको सारे डायमीटर्स पता चल गए? अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप सीधा क्या बना लेना, मैंने जो तीनों का बताया है, इनलेट है, सीधा लिखना इनलेट है, कैविटी है और आउटलेट है। आपको पता है इन तीनों का हमें क्या करना है, इन तीनों का हमें डायमीटर पढ़ना है। मैम डायमीटर बता दो कि डायमीटर कितना होगा, जिससे हमें कि ट्रिक के साथ याद हो जाए। तो क्योंकि हम नॉर्सेट के लिए ये शॉर्ट में आपको इन शॉर्ट सारी चीजें बता रहे हैं, इसीलिए आपको डायमीटर का भी ये टेबल इन शॉर्ट याद रखना है, जो कि मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूं। जब हमारी डिटेल क्लास होगी, जैसे कि आयुष्मान बैच या हमारी डिटेल क्लास उसमें होगी, तो उसमें मैं सारी चीजें एक एक करके आपको बताऊंगी कैसे होता है, ठीक है। लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है कि हम कैसे वाली चीज करें। यहाँ पे ये है कि टू द पॉइंट हम चीजों को करें, हमें पता है बट हम चीजों को रिवाइज कर रहे हैं। तो कैसे होगा इनलेट में, इनलेट में मैंने सबसे पहला डायमीटर आपको कौन सा बताया है, बताओ जल्दी से। इनलेट में हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है, यस, राइट और रॉन्ग। सेकेंड नंबर पे हमारा, बस ये मत भूल जाना कि यहां ऑब्लिक बताया है, और लास्ट में क्या बताया है, ट्रांसवर्स डायमीटर बताया है, ठीक है। ये ट्रांसवर्स डायमीटर की बात है। अब ऑब्लिक डायमीटर, ऑब्लिक डायमीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर। अब जो ये इनलेट है, इनलेट मैंने कितना बताया, 11 होगा, ये 12 होगा और इसका ये 13 होगा। और कैविटी के अंदर ऑल डायमीटर सेम होंगे तो 11 12 12 12 ही होगा, लेकिन आउटलेट में ये 13 होगा, इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, ये हमारा 11 होगा। तो अगर आप इधर से देखो तो भी 11 12 13 है, इधर से देखो तो भी 11 12 13 है, इधर से देखो तो भी 11 12 13 है। समझ में आ रहा है? लेकिन आपको क्या याद रखना है कि यहां मैंने सबसे पहले नंबर पे इनलेट की बात की है, दूसरे नंबर पे कैविटी में, और तीसरे नंबर पे आउटलेट की बात की है। इसी इनलेट को हम क्या बोलते हैं, पेल्विक ब्रिम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेल्विक ब्रिम भी बोलते हैं। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, हम ट्रू पेल्विस पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में हमें पढ़ना तो ट्रू पेल्विस ही है, डिटेल स्टडी तो हमें ट्रू पेल्विस की ही करनी है, ठीक है। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई पेल्विस के बारे में आपको। चलो भाई, पेल्विस का अब मैंने बताया था, मैं कॉन्जुगेट्स बताऊंगी। जो इनलेट होता है या फिर ब्रिम हमने पढ़ा है, इसका जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो कितना होता है, तो आपने बोला इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 11 सेंटीमीटर होगा। और यहीं पे हम क्या पढ़ते हैं डियर, कॉन्जुगेट्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कॉन्जुगेट्स पढ़ते हैं। कॉन्जुगेट्स क्या होता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेकर सैक्रल प्रोमोन्टरी तक का डिस्टेंस, लेकिन अपर बॉर्डर है, मिडल बॉर्डर है, उसके थ्रू हम इसको देखते हैं। जैसे मान लो ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है और ये क्या है आपका सैक्रल प्रोमोन्टरी है, तो अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेकर सैक्रल प्रोमोन्टरी तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा आपका, एनाटॉमिकल या ट्रू कॉन्जुगेट्स कहलाएगा। मिडल बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेकर सैक्रल प्रोमोन्टरी तक का जो डिस्टेंस, ये कौन सा कॉन्जुगेट, ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट कहलाएगा। और लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस टू द सैक्रल प्रोमोन्टरी जो डिस्टेंस होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, डायगोनल कॉन्जुगेट्स बोलते हैं। एम्स दिल्ली ने डायग्राम में ये पूछा था, एक इस तरह से पेल्विक में हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, डायमीटर को चेक कर रहे हैं, बताओ कि ये जो डायमीटर हम चेक कर रहे हैं वो कौन सा कॉन्जुगेट है, एनाटॉमिकल, ऑब्स्टेट्रिकल एंड आपका डायगोनल कॉन्जुगेट। तो सबसे बढ़िया ट्रिक याद रखना, ओनली मेजरेबल कॉन्जुगेट, इन तीनों में जिसे हम मेजर कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डायगोनल कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो अपर बॉर्डर है ये कौन सा बॉर्डर है, अपर बॉर्डर है, ये मिडल बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस है, और ये लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस है, ठीक है। ये अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है, ये मिडल बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है। और इस कॉन्जुगेट को हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमिकल या ट्रू कॉन्जुगेट, इट्स कॉल्ड एज एनाटॉमिकल और ट्रू कॉन्जुगेट्स। मिडल वन इज कॉल्ड एज ऑब्स्टेट्रिकल, ऑब्स्टेट्रिकल, एंड जो लोअर बॉर्डर से हम चेक करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डायगोनल, डायगोनल कॉन्जुगेट्स। समझ में आया, लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेकर सैक्रल प्रोमोन्टरी, ये जो बनाया है ये क्या है, ये सैक्रल प्रोमोन्टरी है। तो मुझे लगता है यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कितने कॉन्जुगेट्स हो गए हमारे, एक तो हो गया हमारा एनाटॉमिकल,
एनाटॉमिकल या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रू कॉन्जुगेट्स बोलते हैं। दूसरा हम क्या पढ़ते हैं, ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट्स। और थर्ड वन हमारा क्या होता है, डायगोनल कॉन्जुगेट्स। समझ में आया? तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं लिख रही हूं, फिर से आपको बता रही हूं, आप ध्यान रखना कि डिस्टेंस बिटवीन कहां से होगा। अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस टू द सैक्रल प्रोमोन्टरी इज कॉल्ड एज एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट, मिडल बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस टू द सैक्रल प्रोमोन्टरी। और डायग्राम से ही चीजें क्लियर हो जाती है, याद रखना, लिखने की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम आप लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो तो लिख लेना, ठीक है। लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस टू द सैक्रल प्रोमोन्टरी एंड द डिस्टेंस इज कॉल्ड एज डायगोनल कॉन्जुगेट्स। डायगोनल कॉन्जुगेट्स इज ओनली अ मेजरेबल कॉन्जुगेट्स, इसे ही हम सिर्फ मेजर कर सकते हैं, इसे ही क्या बोला जाता है, मेजरेबल कॉन्जुगेट्स बोला जाता है, और कोई सा हम मेजर कर ही नहीं सकते हैं। ऑब्स्टेट्रिकल की बात करूं तो 10 से लेकर 10.5 सेंटीमीटर तक होता है। अगर मैं डायगोनल कॉन्जुगेट की बात करूं 12 सेंटीमीटर होता है, और एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट्स की बात करूं तो 11 सेंटीमीटर होता है। तो ये डिस्टेंस भी कभी कभी ये पूछा जाता है कितने सेंटीमीटर का होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। पेल्विस के अंदर आप ये देखना, ये एम्स दिल्ली का आया हुआ क्वेश्चन है, एकदम एग्जैक्ट यही डायग्राम दिया हुआ था एम्स दिल्ली ने, एग्जैक्ट यही डायग्राम एम्स दिल्ली ने अपने एग्जाम में पूछा हुआ था, और उसका आंसर था कि ये कौन सा कॉन्जुगेट मेजर किया जा रहा है, डायगोनल। कौन सा कॉन्जुगेट मेजर किया जा रहा है, डायगोनल कॉन्जुगेट, क्योंकि मेजरेबल कॉन्जुगेट तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है। अगर हम इस इमेज को भी देखें तो उसने क्या किया हुआ है, लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेकर सैक्रल प्रोमोन्टरी को टच किया हुआ है। ये लोअर बॉर्डर को टच करके दिखाया है, फिंगर से क्या दिखाया है कि ये लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस है, जिसको टच करते हुए आगे ये सैक्रल प्रोमोन्टरी को टच कर रहे हैं। और ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल कॉन्जुगेट्स बोलते हैं। और डायगोनल कॉन्जुगेट्स कितना होता है, 12 सेंटीमीटर होता है। अगर हमें ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट भी निकालना है तो हम डायगोनल कॉन्जुगेट में से -2 करते हैं, तो हमारा ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट आ जाता है। और अगर हमें निकालना होता है एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट या फिर ट्रू कॉन्जुगेट्स हमें निकालना है, उसको निकालने के लिए हम डायगोनल कॉन्जुगेट में -1 करते हैं। और इस तरह से, क्योंकि हम इन दोनों को मेजर करेंगे कैसे, जबकि मेजर हो ही नहीं सकता, मेजरेबल एक ही डायगोनल है, डायगोनल कॉन्जुगेट ही है जिसे मेजर किया जा सकता है। तो डायगोनल में से ही हम माइनस करके 1, 2 को ऑब्स्टेट्रिकल और एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट के डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। समझ में आ गया? चलो भाई आगे इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हम पढ़ेंगे। इससे पहले जो पेल्विस है, पेल्विस के अंदर जो एब्नॉर्मैलिटी होती है उसको भी थोड़ा सा याद रखना। मान लो अगर एनाटॉमिकल, जैसे पेल्विस में मैंने सारी चीजें बता दी, सारी चीजें तो नहीं हो सकती हैं एक क्लास में, लेकिन एक चीज और जो एम्स दिल्ली ने पूछा हुआ था वो मैं आपको बता देती हूं। एक चीज एम्स दिल्ली ने पूछा था, प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन क्या होता है। व्हाट इज द प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन, व्हाट इज द प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन। तो याद रखना, ये मैंने आपको बताया था, ये आपका सैक्रम कॉक्सिक्स है, ठीक है, और ये आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस है। 1 2 3 4 5, S1 S2 S3 S4 S5, और ये कॉक्सिक्स हो गया। ये है, ये आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनलेट बोलते हैं, या फिर हम इसे ब्रिम बोलते हैं, जिससे ऊपर वाला होगा। ये कैविटी होता है, और इससे बाहर का पार्ट क्या होता है, आउटलेट में आता है। ठीक है, अगर हम इस डायग्राम को इस तरीके से बनाएं और देखें, को पेल्विस को ऐसे समझना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैं जो चीजें बता रही हूँ बस उसको ग्रास्प करना, उसे याद करने की कोशिश करना। जितने जितने पॉइंट्स बताए ना वो सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैंने बोला इनलेट, ब्रिम, कैविटी और आउटलेट होता है। इस ब्रिम में ही ये जो S3 S4 S5 वाला पार्ट होता है और ये वाला पार्ट होता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, मिड पेल्विस, मिड कैविटी या प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन बोलते हैं। ये जो मैंने बताया है इसे क्या बोला जाता है, मिड पेल्विस, मिड कैविटी, या फिर हम इसके लास्ट वाले पार्ट इसी को क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन। समझ में आ रहा है? इससे क्वेश्चन था कि बताओ इसके बारे में क्या बात सही है। एम्स दिल्ली ने नॉर्डसेट 4 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बताओ प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन के बारे में कौन सी बात सही है, यहां पे क्या होता है। तो याद रखना, सिम्फाइसिस, इस्चियल स्पाइन रिप्रेजेंट 0, इस्चियल स्पाइन
represent zero station at plane of least pelvic dimension. Internal rotation of fetal head occur is at this level. क्या होता है यहां पे? internal rotation of fetal head, internal rotation of fetal head occur at this level. डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट, DTA, इसका फुल फॉर्म क्या है? डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट अक्कर एट दिस लेवल, अक्कर एट दिस लेवल। इस लेवल पे क्या होता है? डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट भी होता है, ठीक है। या फिर एक्सटर्नल ओस ऑफ द सर्विक्स, एक्सटर्नल ओस ऑफ द सर्विक्स प्रेजेंट एट दिस लेवल, सर्विक्स प्रेजेंट होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। हम स्टेशन के लिए जो लैंडमार्क लेते हैं, जीरो स्टेशन लेते हैं, इशियल स्पाइन प्रेजेंट रहता है, इंटरनल रोटेशन होता है, डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट यहीं पे होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन के बारे में, ठीक है। या फिर पुडेंटल नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया देते हैं, उसके लिए भी हम क्या करते हैं? इशियल स्पाइन को फील करते हैं, उसी के अराउंड देते हैं, उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा जाए कि प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन क्या होता है, वो प्लेन क्या होता है, तो ये कैविटी और आउटलेट के बीच में जो प्लेन होगा ना, वही एक आपका प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन होता है। और उसके लेवल पे आप याद रखना, कैसे याद रख सकते हैं कि वहीं पे इस्चियल स्पाइन प्रेजेंट होता है, वही प्लेन। जैसे कि मान लो ये इस्चियल स्पाइन है, इस्चियल स्पाइन है, और यहां पे जो एक प्लेन बन रहा है ना, इसी प्लेन को हमने क्या बोला? प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन। तो उससे रिलेटेड जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, इसको याद रखना। और लास्ट एक चीज और याद रखना इस पेल्विस के अंदर, कि अगर नेग्लिस पेल्विस का क्वेश्चन पूछा जाता है, नेग्लिस पेल्विस क्या होता है और रॉबर्ट पेल्विस क्या होता है। नेग्लिस पेल्विस एंड रॉबर्ट पेल्विस ये एबनॉर्मैलिटी में आता है और एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी ऑफ द पेल्विस में आता है। दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिक के साथ याद रखना। यहां पे मैं ट्रिक बता रही हूं, NO। नेग्लिस पेल्विस में 1 सैक्रल ऑफ आला मिसिंग होता है और रॉबर्ट पेल्विस जस्ट उसका अपोजिट होता है। इफ 1 sacral ala missing, then it's called as Naegeli's pelvis. If both ala of sacrum या both sacral ala missing, then it's called as रॉबर्ट पेल्विस। दोनों में से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर आपसे यहां पे इमेज पूछ लेंगे। तो इसका एक बार इमेज की भी रिव्यू प्लीज कर लेना, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट हिट करने वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी पेल्विस से रिलेटेड सारी चीजें मैंने आपको बता दी, जो डायग्राम एग्जाम में आया था वो भी बता दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं सर्जिकल ऑब्स्टेट्रिक्स पे, और सर्जिकल ऑब्स्टेट्रिक में हम फोर्सेप वैक्यूम को समझेंगे। फोर्सेप वैक्यूम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूं कि फोर्सेप और वैक्यूम के अंदर सबसे पहले उसका इंडिकेशन क्या है वो इंपॉर्टेंट है, उससे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, किस टाइप के फोर्सेप्स होते हैं, उसका डायग्राम, और अगर हम वैक्यूम यूज कर रहे हैं तो उसका प्रेशर कितना होता है। ये इन दोनों में सबसे ज्यादा आने वाले क्वेश्चंस हैं और नॉर्सेट 4 में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फिर से मैं बता रही हूं, फोर्सेप और वैक्यूम ये क्या है? असिस्टेड डिलीवरी होता है और ये नॉर्मल डिलीवरी में काउंट नहीं होता है। अगर किसी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में हमें फोर्सेप या वैक्यूम लगाना पड़ जाए, इट्स नॉट अ नॉर्मल डिलीवरी। समझ में आ रहा है? ऑलवेज टेक कंसेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हमेशा आपको क्या लेना है? कंसेंट लेना पड़ता है कि नॉर्मल में दिक्कत आ रही है, हमें इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ सकता है, तो आपको कंसेंट लेना पड़ेगा। हमें एपिजियोटमी देना पड़ता है, एंड डन ओनली इफ हेड ऑफ द फीटस इज एट +2 स्टेशन और बिलो इट। तो याद रखना, पहले ऐसा होता था कि हाई कैविटी फोर्सेप एंगेजमेंट नहीं हुआ है, हेड को रोटेट करके और फिर हम यूज कर रहे हैं, लेकिन आजकल हम यूज नहीं करते हैं। एंगेजमेंट होना ही होना चाहिए और उसमें +2 स्टेशन पे होना चाहिए, तो हम नॉर्मल और सेफ डिलीवरी बाय यूजिंग द फोर्सेप एंड वैक्यूम कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड किया है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, ये फोर्सेप का डायग्राम है, और फोर्सेप के इस इमेज में आपको क्या समझना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फोर्सेप में ये समझना है कि इसको हम बोलते क्या है, ये ब्लेड होता है, ये शैंक होता है, ये लॉक होता है और ये हैंडल होता है। समझ में आया मैंने क्या बताया? ये जो है ये आपका क्या होता है? ब्लेड होता है।
इस ब्लेड में दो कर्व होते हैं, इस तरह से ब्लेड होता है, इस ब्लेड में दो कर्व होते हैं। एक कर्व को हम क्या बोलते हैं, पेल्विक कर्व बोलते हैं, एक को हम सिफेलिक कर्व बोलते हैं। जैसे कि मान लो ये क्या है, आपका फॉरसेप है, ये फॉरसेप है। जब हम फॉरसेप को उसमें लगाएंगे तो पहले एक ब्लेड को इंसर्ट करते हैं, फिर दूसरे ब्लेड को, और फिर लॉक कर देते हैं। दो टाइप का लॉक होता है, एक स्लाइडिंग लॉक भी होता है, एक इंग्लिश लॉक भी होता है। ध्यान देना, एक स्लाइडिंग लॉक भी होता है जिसमें हम इस तरह से करके फिर उसको लगाते हैं, स्लाइडिंग लॉक होता है। और एक क्या होता है, इंग्लिश लॉक भी होता है। दो टाइप के इसमें लॉक होते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लेड बोलते हैं, जिसमें दो कर्व होते हैं। जो बाहर साइड से कर्व होता है उसे हम पेल्विक कर्व बोलते हैं, जो अंदर की साइड से कर्व बन रहा है उसे हम सिफेलिक कर्व बोलते हैं। उसके बाद इसका शैंक वाला पार्ट आता है, फिर लॉक आता है, फिर हैंडल आता है, जो कि इस डायग्राम में मैं आपको बता रही हूं। ये ब्लेड है, ये जो अंदर की साइड से होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सिफेलिक कर्व। सिफेलिक कर्व, जो बाहर की साइड से ये कर्व आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं पेल्विक कर्व। ये आपका शैंक होता है, ये थोड़ा सा छोटा है क्योंकि ये रिंग्लिस पेल्विस का है। रिंग्लिस पेल्विस सबसे क्या होता है, आउटलेट फॉरसेप में आता है। यहां पे आपको लॉक दिख रहा है, लॉक, और ये क्या होता है, हैंडल। और अगर मैं इस पेल्विस की बात करूं, सीधा इमेज बेस्ड क्वेश्चन में आ जाए तो कौन सा पेल्विस होगा, ये रिंग्लिस पेल्विस। कौन सा पेल्विस होगा, रिंग्लिस पेल्विस है। समझ में आया, रिंग्लिस पेल्विस है। रिंग्लिस पेल्विस कैसा पेल्विस होता है, इसे हम आउटलेट फॉरसेप भी बोलते हैं। आउटलेट फॉरसेप मतलब बच्चा आउटलेट कैविटी में आ गया, आउटलेट में आ गया है, आउटलेट कैविटी में, और वहां से बच्चे का जो है मदर का एग्जॉस्ट हो गई या फोर्स नहीं लगा पा रही है, तो हम क्या करते हैं, फॉरसेप लगा के बच्चे को डिलीवर कर देते हैं। असिस्टेड डिलीवरी में हम इसको बोलते हैं। और अगर इसके लेंथ की बात करूं तो टोटल लेंथ इसमें एक नॉर्मल इंडियन फीमेल के लिए जो पेल्विस जो फॉरसेप होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, दास फॉरसेप बोलते हैं। सर केदारनाथ दास ने उस फॉरसेप के बारे में बताया था, और उसका जो लेंथ होता है वो 37 सेंटीमीटर होता है। और जो इन दोनों के बीच में जो दो ब्लेड होते हैं उसके बीच में जो स्पेस होता है वो कितना होता है, 9.5 सेंटीमीटर होता है। और ये कभी भी उसका जो टिप होता है एक दूसरे से मैच ऐसे जुड़ा हुआ नहीं होगा, उसके बीच में भी स्पेस होगा। तो उसके बीच में कितना स्पेस होता है, जो दो फॉरसेप होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर। ये भी याद रखना। यहां तो खुला हुआ है, यहां पे देखो इसको खोला हुआ है, जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन अगर इसको जोड़ दे तो इसके बीच में जो स्पेस होगा वो कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर का होगा। क्लियर है। तो ये फॉरसेप के बारे में था। फॉरसेप के प्री रिक्विजिट पहले भी आप पढ़ते हो, फॉरसेप के फुल फॉर्म से ही हम उसको याद करते हैं कि क्या क्या प्री रिक्विजिट फॉरसेप का होगा। वो मींस कौन कौन से फेवरेबल कंडीशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्सेट में भी यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। तो फेवरेबल के मींस फॉरसेप के प्री रिक्विजिट क्या है, फेवरेबल कंडीशन क्या है जहां पे हम फॉरसेप को यूज कर सकते हैं। तो याद रखना, एफ से होता है फेवरेबल स्टेशन होना चाहिए, स्टेशन +2 होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। ओ से ओपन ओस होना चाहिए, ओस शुड बी फुल्ली डायलेटेड, सर्विक्स 10 सेंटीमीटर फुल्ली डायलेटेड होगा, तभी आप फॉरसेप यूज कर सकते हो। अदरवाइज याद रखना, वैक्यूम को हम 6 सेंटीमीटर डायलेशन होता है या 6 से ज्यादा होता है तो कर सकते हैं, लेकिन फॉरसेप हम तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक सर्विक्स फुल्ली डायलेटेड ना हो। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे ऑलमोस्ट फॉरसेप और वैक्यूम का जो प्री रिक्विजिट है सेम है, एक्सेप्ट 1 और 2, वो मैं बता रही हूं आपको। एक ये वाला आर से क्या होता है, मेम्ब्रेन शुड बी रप्चर्ड होना चाहिए, हेड ऑफ द बेबी शुड बी रोटेटेड होना चाहिए। ठीक है। सी से क्या होता है, यूट्रस शुड बी कॉन्ट्रैक्टिंग यूट्रस होना चाहिए, कंसेंट शुड बी गिवन। तो दो दो चीजें मैंने यहाँ पे सी से लिखा है, एक सी से कंसेंट याद रखना है, एक सी से कॉन्ट्रैक्टिंग यूट्रस याद रखना है। आर से रप्चर्ड मेम्ब्रेन याद रखना है, ओ से ओपन ओस याद रखना है कि ओपन ओस होना चाहिए, डायलेटेड ओस होना चाहिए, फेवरेबल यहां से फेवरेबल स्टेशन होना चाहिए। ई से एम्प्टी ब्लैडर शुड बी एम्प्टी, यहां से ई से क्या याद रखना है कि एम्प्टी ब्लैडर होना चाहिए, और हेड शुड बी एंगेज्ड होना चाहिए। ई से भी दो चीजें बताई है, एक तो एम्प्टी ब्लैडर होना चाहिए, एक एंगेज्ड होना चाहिए। पी से पेल्विस शुड बी नॉर्मल और नो सीपीडी। पी से क्या होना चाहिए, पेल्विस एडिक्वेट होना चाहिए। पी से क्या, पेल्विस। पी से क्या, पेल्विस शुड बी पेल्विस एडिक्वेट होना चाहिए, और नो सीपीडी, नो सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन होना चाहिए। तो यहां पे भी दो चीजें मैंने बताई हैं। ये क्या है, प्री रिक्विजिट एंड द फेवरेबल कंडीशन वेयर वी कैन अप्लाई द फॉरसेप। ठीक है, ये वो कंडीशन है जहां पे हम फॉरसेप अप्लाई कर सकते हैं। चलो भाई,
अब वैक्यूम के भी प्रीरिक्विजिट बता दो कि वैक्यूम कहां पे यूज कर सकते हैं। वैक्यूम प्रीरिक्विजिट इज सेम एज द फोर्सेप प्रीरिक्विजिट एक्सेप्ट, मैंने फिर से बोला है वही फेवरेबल कंडीशन जो फोर्सेप के लिए यूज करते हो वही वैक्यूम का है, लेकिन एक्सेप्ट वाले पॉइंट को जरूर याद रखना। वैक्यूम को हम 6 सेंटीमीटर सर्विक्स के डायलेशन पे भी यूज कर सकते हैं, बट फोर्सेप नहीं यूज कर सकते, यही बताया था। वैक्यूम कैन बी अप्लाइड इवन व्हेन द सर्विक्स इज पार्शियली डायलेटेड। अगर सर्विक्स पार्शियली डायलेटेड है, 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर भी डायलेटेड है, 8 है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं, बट वैक्यूम फोर्सेप नहीं कर सकते। वैक्यूम कैन बी रोटेट द हेड ऑफ द फीटस, वहां पे हमने बोला था हेड शुड बी रोटेटेड होना चाहिए, हेड शुड बी रोटेटेड होना चाहिए, बट वैक्यूम में वैक्यूम कैन रोटेट द हेड ऑफ द फीटस। उस वैक्यूम क्या करता है, हेड ऑफ द फीटस के मींस रोटेशन को करने में हेल्पफुल रहता है। तो ये 2 पॉइंट जो वहां पे लिखा था उससे एक्सेप्ट में यहां याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है किसके लिए, कि हमेशा जब भी आप क्या करते हो, फोर्सेप वैक्यूम यूज करते हो, तो आपको कंसेंट लेना, बार बार मैं कह रही हूं कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट कंसेंट जैसे आप किसी की सर्जरी कर दोगे तो इलीगल माना जाएगा, ठीक है, क्राइम माना जाएगा, वैसे ये भी होगा कि जबरदस्ती आपने कर दिया है। एडिक्वेट एनाल्जेसिया देके करना है, एपिड्यूरल ब्लॉक दे रहे हो या पुडेंडल नर्व ब्लॉक को यहाँ पे प्रेफर किया जाता है, पुडेंडल नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया देकर और फिर फोर्सेप वैक्यूम को किया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हमेशा हम इसे परफॉर्म करने से पहले एपिजियोटमी देते हैं और ट्रैक्शन फोर्स को अप्लाई करते हैं, ट्रैक्शन जो है वो अप्लाई करते हैं, और ये फोर्स पुलिंग फोर्स होता है जो प्राइमरी ग्रेविडा में पूछा जाता है और मल्टी ग्रेविडा में कितना लगाया जाता है। तो 12 to 13 kg हम मल्टी ग्रेविडा में लगाते हैं, जबकि प्राइमरी में थोड़ा ज्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ता है, 16 to 18 kg का फोर्स लगाया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपको याद रखना है कि कितना ट्रैक्शन लगाएंगे और ट्रैक्शन जब हम अप्लाई करें तो कितना फोर्स, कितने केजी का फोर्स यहां पे लग रहा है। नेक्स्ट है अप्लाइड अलोंग ऑक्सीपिटोमेंटल डायमीटर ऑफ द फीटल हेड, अप्लाई वैक्यूम। और जब हम वैक्यूम को अप्लाई करते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। जहां पे आपने वैक्यूम अप्लाई किया वहां पे क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, चिग्नॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, चिग्नॉन बोलते हैं। चलो एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज यूज जो फोर्सेप होता है वो फोर्सेप हम यूज इन द प्री टर्म डिलीवरी, प्री टर्म बेबी में हम फोर्सेप यूज कर सकते हैं, वैक्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। यूज इन फीटल डिस्ट्रेस, बच्चा अगर डिस्ट्रेस में है तो यूज कर सकते हैं, और कैन बी यूज्ड आफ्टर कमिंग हेड ऑफ द ब्रीच। ब्रीच डिलीवरी करवा रहे हो, बटक्स आपने डिलीवर कर दिया, आपने उसका शोल्डर डिलीवर कर दिया, बच्चा हेड में आके फंस गया है, ठीक है, यहां तक डिलीवर करने के बाद आपका हेड डिलीवर हो ही नहीं रहा, तो अगर फोर्सेप डिलीवरी में उस वहां पे आप वैक्यूम यूज नहीं कर सकते। याद रखना, आफ्टर कमिंग हेड ऑफ द ब्रीच, ब्रीच प्रेजेंटेशन में कभी भी हम वैक्यूम यूज नहीं करते हैं, हमेशा क्या किया जाएगा, फोर्सेप यूज किया जाएगा, ठीक है। एक ये पॉइंट याद रखना, वैक्यूम सिर्फ और सिर्फ सिफेलिक प्रेजेंटेशन में होगा तभी कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते, बट फोर्सेप हम ब्रीच में भी बेबी होता है तो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी बताया है, इसको नोट डाउन करके याद रखना। वैक्यूम में क्या एडवांटेज है, हेल्प इन ऑटो रोटेशन ऑफ फीटल हेड, जो कि मैंने बताया था किसमें नहीं होता, जो किसमें नहीं होता डियर, फोर्सेप में नहीं होता, बट हेल्प इन द ऑटो रोटेशन ऑफ फीटल हेड, ये जो है हम वैक्यूम में कर सकते हैं, फोर्सेप में नहीं कर सकते। नॉट अ स्पेस ऑक्यूपाइंग डिवाइस, और ये ज्यादा स्पेस भी नहीं लेता है वैक्यूम, और रिड्यूस द पेल्विक फ्लोर, इंजरीज को भी प्रिवेंट करता है, जबकि फोर्सेप से ज्यादा इंजरी का चांस होता है। वहां पे सर्विक्स भी फुल डायलेटेड होना चाहिए, यहाँ पे सर्विक्स के डायलेशन की भी पूरी जरूरत नहीं है, और यहाँ कम स्पेस लेता है, इसलिए हम इसको 6-7 सेंटीमीटर डायलेशन पे भी डिलीवर कर लेते हैं। याद रखना, जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम कप हम यूज करते हैं, वो वैक्यूम कप सिलिकॉन रबर कप होता है, सिलिकॉन रबर कप होता है, जिसकी वजह से इंजरी का बहुत कम चांस होता है। इस तरह का ये ठीक है, इस तरह का आपका क्या होता है, सिलिकॉन रबर कप होता है, वैक्यूम कप, ठीक है। सिलिकॉन रबर कप इस तरह का होता है, जिसे हम यूज करके और क्या करते हैं, बेबी के हेड को
आउट करते हैं, इसलिए इंजरी का चांस यहाँ पे कम होता है। नेक्स्ट अगर हम इंडिकेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट मैंने बताया फॉर्सेप एंड वैक्यूम का इंडिकेशन क्या होता है, सेम होता है। मैटरनल, अगर मदर एग्जॉस्ट हो जाती है, फीटल डिस्ट्रेस में होता है, प्रोलॉन्ग्ड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होता है, प्राइमरी में 2 घंटे से ज्यादा, मल्टी में 1 घंटे से ज्यादा अगर सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर हो जाए, या मदर में कोई हार्ट डिजीज है तो मदर को हम क्या नहीं करते, फोर्स नहीं लगाना है। इजी डिलीवरी के लिए फॉर्सेप और वैक्यूम का यूज करके, मैंने जब हार्ट डिजीज बताया था आपको फिजियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर, तब ये पॉइंट आपको बताया था कि जब भी एक मदर को हार्ट डिजीज होता है उसमें मोड ऑफ डिलीवरी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी ही होता है बाय यूजिंग एनवीडी, बाय यूजिंग फॉर्सेप एंड वैक्यूम। ठीक है, एनवीडी वेजाइनल डिलीवरी बाय यूजिंग फॉर्सेप एंड वैक्यूम हम हार्ट डिजीज में पेशेंट को डिलीवर करवाते हैं। तो यहां पे भी हम क्या यूज करेंगे, फॉर्सेप या वैक्यूम का यूज करेंगे। बट जो मैंने एक एक्सेप्ट वाला पॉइंट बता रखा है वो आपको याद रखना है दोनों में ही, कि वो फुल डायलेटेशन पे फॉर्सेप, अगर पार्शियल डायलेशन हुआ है तो वैक्यूम, अगर प्रीटर्म बेबी है तो फॉर्सेप यूज कर सकते हैं, हम वैक्यूम यूज नहीं करेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आपको बता रही हूं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। और कॉम्प्लिकेशन करने से पहले थोड़ा सा याद रखना कि जब आप वैक्यूम यूज करते हो, जब आप वैक्यूम यूज करते हो तो वहां पे प्रेशर वाला पॉइंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आप कितना प्रेशर अप्लाई करते हो। तो यहां पे एक आता है इनिशियल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर हम कितना लगाते हैं, किस रेट से इंक्रीज प्रेशर एट द रेट ऑफ, इंक्रीज प्रेशर एट द रेट ऑफ, और नेक्स्ट होता है एक्चुअल प्रेशर। ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्या पॉइंट है ये, इनिशियल प्रेशर कितना होता है, किस रेट से बढ़ाते हैं, और एक्चुअल प्रेशर पे लेके कितना जाते हैं। 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका इनिशियल प्रेशर होता है, जिस रेट को हम कितने पे 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के रेट से बढ़ाते हैं, और 10 मिनट के अंदर इस 0.2 से लेकर इस प्रेशर तक को लाने में कितना टाइम, 10 मिनट का टाइम हम लेते हैं। इस 5 से 10 मिनट में इस 0.2 से हम 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होता है एक्चुअल प्रेशर ऑफ वैक्यूम, जिसपे बच्चे के हेड को रोटेट करके बाहर निकाला जाता है। समझ में आया? तो एक्चुअल प्रेशर से क्वेश्चन पूछा जाता है, इनिशियल प्रेशर से क्वेश्चन पूछा जाता है। वैक्यूम के अंदर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि आपको याद रखना है। प्रेशर इनिशियल कितना होगा, एक्चुअल प्रेशर कितना होगा, किस प्रेशर से बच्चे के हेड को निकालेंगे, किसका यूज करेंगे। तो वैक्यूम में मैंने बताया है असिस्टेड डिलीवरी होता है, जिसमें हम सिलिकॉन, पहले उसका होता था बट आजकल सिलिकॉन रबर कप का यूज करते हैं, जो कि डिस्पोजेबल भी होता है। ठीक है, यूज किया, डिस्कार्ड कर दिया, है ना। और ये हमारा प्रेशर रहता है, और प्रेशर में एक आर्टिफिशियल जब आप इसे बाहर निकालते हो हेड को, इतना प्रेशर आपने 10 मिनट तक लगा के बच्चे के हेड पे रखा था, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल कैपुट सक्सीडनम का फॉर्म हो जाता है। और ये आर्टिफिशियल कैपुट सक्सीडनम, इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल कैपुट को ही हम क्या बोलते हैं, चिग्नॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, चिग्नॉन, जहां से एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। ये ईएसआईसी के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि आर्टिफिशियल कैपुट को क्या बोला जाएगा, चिग्नॉन बोला जाएगा, CHIGNON, चिग्नॉन बोला जाएगा। ठीक है, और ये अपने आप ही 72 आवर्स में रिजॉल्व हो जाता है, कुछ हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है इसकी वजह से, सब कुछ आपने देख लिया, एडवांटेज क्या है, इंडिकेशन क्या है, सारी चीजें आपने देख ली हैं। मतलब फेवरेबल कंडीशन कहाँ है, कहाँ पे अप्लाई करना है, कहाँ नहीं करना है। कॉम्प्लिकेशन फॉर्सेप में हमेशा, ये कॉन्सेप्ट आप ट्रिक के साथ याद रखोगे, फॉर्सेप में हमेशा मोस्ट कॉमन मैटरनल कॉम्प्लिकेशन होता है, मोस्ट कॉमन मैटरनल कॉम्प्लिकेशन होता है। जबकि वैक्यूम जब भी आप यूज करोगे सबसे ज्यादा फीटल कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। क्या कॉन्सेप्ट, क्या एक ऐसा नहीं है कि उसमें फीटस नहीं होता या इसमें मैटरनल नहीं हो सकता है, लेकिन मैंने बोला है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। मोस्ट कॉमन अगर हम फॉर्सेप में देखें ना, तो मैटरनल को इंजरी का सबसे ज्यादा चांस होता है, और फीटल की इंजरी का चांस सबसे ज्यादा किसमें होता है, वैक्यूम के यूज से होता है, मदर के इतना नहीं होता। इसीलिए जब भी ऑप्शन में आए ना, तो आप एक इस चीज से भी कॉरिलेट कर सकते हो। इसलिए मेन पॉइंट मैं आपको बता रही हूं कि एफ से फॉर्सेप और एफ से फेशियल नर्व पाल्सी, अगर बच्चे में बोले मदर के सारे कॉम्प्लिकेशन आप लिखोगे यहाँ पे, पेरिनियल टियर हो सकता है, पेरिनियल इंजरी हो सकता है,
लेसरेशन हो सकता है। लेकिन अगर बच्चे का पूछा जाए, क्या बच्चे का नहीं होगा, मैंने बोला बच्चे का भी होता है बट कम होता है इन कंपैरिजन टू वैक्यूम। फीटल कॉम्प्लिकेशन इन द वैक्यूम फॉर्सेप डिलीवरी इज लेस, ठीक है। लेकिन फेशियल, एफ से फॉर्सेप में पूछा जाए बच्चे में क्या प्रॉब्लम होगा, फेशियल नर्व पाल्सी होने का चांस रहता है, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वैक्यूम के अंदर फीटल कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होता है, जैसे कि इंट्राक्रेनियल हैमरेज हो सकता है, सिक्स्थ नर्व पाल्सी हो सकता है, सिफेल हेमेटोमा हो सकता है। ये सब फीटस से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है। मेटरनल कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लेस होता है, बहुत ही लेस चांस, ठीक है। चलो भाई, कॉम्प्लिकेशन भी आपने पढ़ लिया, तो आप कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ लो। फॉर्सेप और वैक्यूम को हम यूज कब किस कंडीशन में कर ही नहीं सकते, फॉर्सेप और वैक्यूम हम यूज कर ही नहीं सकते जब यहां पे सीपीडी हो। सीपीडी का मतलब क्या है, सिफेलोपेल्विक डिसप्रपोर्शन हो, ठीक है। या फिर सेकंड है इनएडिक्वेट पेल्विस हो, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो, या फिर नॉन बोनी डिफॉर्मिटीज ऑफ द फीटस हो, ठीक है। या फिर जैसे कि ऑस्टियोजेनेटिक इम्परफेक्टा हो, या फिर फोर्थ नंबर पे नॉन कोएगुलोपैथी इन द फीटस, ब्लीडिंग कोई डिसऑर्डर हो, या फिर फिफ्थ नंबर पे अराउंड एचआईवी पॉजिटिव फीमेल्स में हम नहीं करते हैं। क्या प्रेफर करेंगे, एचआईवी पॉजिटिव होगी तो हम सिजेरियन करके डिलीवर कर ले। समझ में आ रहा है। तो इन सब में फॉर्सेप या वैक्यूम हम यूज नहीं करते हैं। क्या होता है डियर, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट इस फॉर्सेप के डायग्राम को आइडेंटिफाई करो। एक तो मैंने आपको बताया ही था, बाकी आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले नंबर पे आपको दिख रहा है ये ब्लेड है, शैंक बहुत छोटा है, लॉक है और ये हैंडल है। इस फॉर्सेप को हम क्या बोलते हैं, रिंगलीज फॉर्सेप। क्या बोलते हैं, रिंगलीज फॉर्सेप। और रिंगलीज फॉर्सेप कैसा फॉर्सेप होता है, जो कि आउटलेट कैविटी में, लो कैविटी फॉर्सेप आप बोल सकते हो, आउटलेट कैविटी फॉर्सेप बोल सकते हो। जब बच्चा लो कैविटी में हो, आउटलेट कैविटी में हो, तो हम किस फॉर्सेप का यूज करते हैं, हम इस रिंगलीज फॉर्सेप का यूज करते हैं और बच्चे के हेड को बाहर निकाल देते हैं। ये आता है, ये आपका लॉन्ग फॉर्सेप होता है। ये कैसा होता है डियर, लॉन्ग फॉर्सेप होता है। ये आपका शॉर्ट फॉर्सेप में आता है। लॉन्ग फॉर्सेप में इस फॉर्सेप का नाम क्या है, याद रखना, जिसमें इस तरह से कील सा निकला हुआ होता है उसे हम बोलते हैं कीलैंड फॉर्सेप। ये कैसा फॉर्सेप है, कीलैंड फॉर्सेप है। ये कैसा फॉर्सेप है डियर, कीलैंड फॉर्सेप है। इसका शैंक देखो कितना लंबा है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्सेप बोलते हैं। आजकल लॉन्ग फॉर्सेप का इतना यूज नहीं होता, पहले हम जैसे बच्चा एंगेज नहीं हुआ है, हेड एंगेज नहीं हुआ है, तब हम यूज करते थे। आजकल आउटडेटेड हो गया, हम इसका यूज नहीं करते। तो ये आपको लेकिन फॉर्सेप का नाम याद रखना है। ये ब्लेड है, ये शैंक है, ये लॉक है, ये हैंडल है, और इस फॉर्सेप का नाम क्या है, ये कीलैंड फॉर्सेप है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आप बोलोगे इसका भी तो कितना ज्यादा शाफ्ट देखो कितना ज्यादा लॉन्ग है, तो क्या ये भी, यस इट्स अ टाइप ऑफ लॉन्ग फॉर्सेप। ये भी एक टाइप का कैसा फॉर्सेप है, लॉन्ग फॉर्सेप है। और इस फॉर्सेप का नाम क्या है, इसे हम बोलते हैं पीपर्स फॉर्सेप। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इसका जो शैंक वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, ये शैंक जो होता है वो थोड़ा लंबा होता है, स्ट्रेट होता है। बट इसका शैंक क्या होता है, लॉन्ग होता है, बट थोड़ा सा कर्व्ड होता है। थोड़ा सा क्या होता है, कर्व्ड होता है। और इस फॉर्सेप को हम बोलते हैं पीपर्स फॉर्सेप। क्या बोलते हैं, पीपर्स फॉर्सेप बोलते हैं। तो बताओ फॉर्सेप का नाम याद हुआ क्या, लॉन्ग फॉर्सेप है, पीपर्स फॉर्सेप है। लॉन्ग फॉर्सेप है, कीलैंड फॉर्सेप है, कील निकला हुआ है, एक ट्रिक है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्सेप है, आउटलेट कैविटी फॉर्सेप या लो कैविटी फॉर्सेप में यूज करते हैं, नाम इसका रिंगलीज फॉर्सेप है। चलो इमेजेस भी क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एपिजियोटमी पे। और एपिजियोटमी का भी क्वेश्चन नॉर्सेट 4 में आया था, नॉर्सेट ने यहां से भी क्वेश्चन को पूछा है। तो एपिजियोटमी क्या है, अ सर्जिकल प्लान्ड इंसिजन on the perineum and posterior vaginal wall during the second stage of labor. During second stage of labor हम क्या करते हैं, एपिजियोटमी करते हैं। और इस एपिजियोटमी is also called as पेरिनियोटमी। इसे और क्या बोला जाता है, इसे पेरिनियोटमी भी बोला जाता है। एपिजियोटमी का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्या है, व्हाट आर द इंडिकेशंस, व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ एपिजियोटमी। तो याद रखना ये हम इंडिकेशन क्या है, प्राइमी ग्रेविडा फीमेल में यूज करते हैं। प्राइमी फीमेल होती तो उसको यूज करते, उस फीमेल में हम एपिजियोटमी लगाते हैं। किसको, टीयर
पेरिनियल टीयर को प्रिवेंट करने के लिए। याद रखना, अगर वैसे टीयर हो जाएगा, पेरिनियल टीयर हो जाएगा, उसे रिपेयर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट अगर हम एपिजियोटमी लगा के उसे अपने आप ही रिपेयर कर देते हैं, वो इजी है इन कंपैरिजन टू द पेरिनियल टीयर। पेरिनियल टीयर में पता ही नहीं चला कहां कहां से पूरा टीयर हुआ है, उसको रिपेयर करना डिफिकल्ट है, इसीलिए हम अपने आप ही एपिजियोटमी लगा देते हैं इन द प्राइमरी ग्रेविडा फीमेल। ठीक है, या फिर अगर रिजिड पेरिनियम है, अगर क्या है रिजिड पेरिनियम है, तो भी उसमें इंडिकेशन होता है। अगर एल्डरली एज फीमेल होती है, एल्डरली एज फीमेल होती है, उसमें भी हम लगाते हैं, और लगाते क्या है, एपिजियोटमी करते हैं। या फिर अगर हमें फॉर्सेप यूज करना है तो उसमें भी हम क्या करते हैं, एपिजियोटमी करते हैं। अगर हमें वैक्यूम यूज करना है तो भी हम क्या करते हैं, फॉर्सेप और वैक्यूम। फॉर्सेप और वैक्यूम दोनों ही कंडीशन में हम एपिजियोटमी देते हैं। अगर किसी का प्रीवियस पेरिनियल सर्जरी हुआ है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पेरिनियल सर्जरी, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पेरिनियल सर्जरी, इसमें भी हम एपिजियोटमी देते हैं। ठीक है, और किसी का क्या है, मैक्रोजोमिक बेबी है, मैक्रोजोमिया है। मैक्रोजोमिया का मतलब क्या है, अगर बच्चे का वेट मोर देन 4 kg है, बच्चे का वेट मोर देन 4 kg है, तो भी हम क्या करते हैं, देते हैं हम। या फिर बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटिक मदर है, क्योंकि आपको पता है जेस्टेशनल डायबिटिक मदर का ही बच्चा मोटा ताजा सा होगा, तो इस केस में भी हम क्या देते हैं, एपिजियोटमी देते हैं। तो ये सब क्या है, आपको इंडिकेशन पता चल गया, इंडिकेशन पता चल गया। इन सब केस में क्या किया जाता है, एपिजियोटमी किया जाता है। और इंडिकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कहां कहां पे हम एपिजियोटमी करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूं, आप नेक्स्ट एपिजियोटमी के टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ है, एपिजियोटमी कितने टाइप्स का होता है। तो अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो सबसे मोस्ट कॉमन होता है मीडियोलेटरल। क्या होता है डियर, मीडियोलेटरल एपिजियोटमी इज द मोस्ट कॉमन टाइप। फिर होता है मीडियन, मीडियन होता है। थर्ड क्या होता है आपका, लेटरल होता है। और फोर्थ वन आपका क्या होता है, जे शेप का होता है। ठीक है, ये 4 टाइप की आपकी एपिजियोटमी होती है। और यहां से जो एम्स दिल्ली नॉर्सेट ने क्वेश्चन पूछा है, नॉर्सेट का आया हुआ क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ, मीडियोलेटरल एपिजियोटमी इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटमी। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटमी, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटमी आपका क्या है, मीडियोलेटरल एपिजियोटमी इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटमी। ठीक है, मीडियोलेटरल में अगर मीडियन के कंपैरिजन में देखें तो मोर ब्लड लॉस इन कंपैरिजन टू मीडियन। फिर भी ये मोस्ट कॉमन टाइप है, याद रखना। यहां पे क्या होता है, लेस ब्लीडिंग in comparison to mediolateral, in comparison to mediolateral। समझ में आ रहा है। लेकिन यहां पे मोर चांस ऑफ पेरिनियल टीयर, मोर चांस ऑफ कंप्लीट पेरिनियल टीयर, कंप्लीट पेरिनियल टीयर एंड रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला, फिस्टुला बनने का चांस यहाँ पे ज्यादा रहेगा, इसीलिए हम मीडियम को प्रेफर ना देके मीडियोलेटरल को प्रेफर देते हैं। ठीक है भाई, चलो एनेस्थीसिया कौन सा यूज करेंगे, यहाँ पे एनेस्थीसिया भी यूज करना होगा। कट लगा रहे हो तो कट लगाने से पहले एनेस्थीसिया कौन सा यूज करोगे, तो आप याद रखना, यहाँ पे हम ये एपिजियोटमी देते हैं तो इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया यूज करते हैं इन द फैन वाइज मैनर। 1% लिग्नोकेन, 1% लिग्नो 1% लिग्नोकेन यूज करेंगे, 1% लिग्नोकेन 10 ml इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया, इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया। कैसे मैनर में देते हैं, फैन वाइज मैनर, फैन वाइज मैनर में देते हैं। ठीक है,
ये था एनेस्थीसिया दिया और आपने कट लगाया, फिर उसको रिपेयर करते हैं। तो रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, सूचर्स का यूज करेंगे। रिपेयर करने के लिए क्या करेंगे, एपिजियोटमी को जब हम रिपेयर करेंगे तो सूचर्स यूज करेंगे। और वो सूचर कौन सा होता है, यह तो देखा नहीं कि आप दोबारा से आके उसे कट करवाओगे। तो यहाँ पे जो हम सूचर यूज करते हैं वो एब्जॉर्बेबल सूचर यूज करते हैं। कौन सा, एब्जॉर्बेबल सूचर। और एब्जॉर्बेबल सूचर में मोस्ट प्रेफरली यूज जो होता है वो कैटगट होता है। किसका यूज करते हैं डियर, कैटगट का यूज करते हैं। समझ में आया। एपिजियोटमी को रिपेयर करने के लिए हम सूचर यूज करते हैं और वो कौन सा होता है, कैटगट होता है। जो हम सूचरिंग करते हैं, सूचरिंग मेथड की अगर मैं बात करूं, जैसे कट तो सूचर लगाया है तो एक होता है यहां से स्टार्ट किया है और कंप्लीटली एक ही सूचर यूज करके सीधा यहां पे नॉड लगाया है, इसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस सूचर। इसे हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस सूचर। बट ये इतना ज्यादा इसमें प्रेफर नहीं करते हैं, ये मेनली जो सिजेरियन होता है उसमें मेनली किसी प्रेफर करते हैं। बट यहाँ पे जो एपिजियोटमी को स्टिच करने के लिए सूचर यूज किया जाता है वो किया जाता है इंटरमिटेंट। ये इस तरह से सूचर किया, कट लगाया, फिर सूचर किया, कट लगाया, फिर सूचर किया, कट लगाया, फिर सूचर, इस तरह से। इसे हम क्या बोलते हैं डियर, इंटरमिटेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट सूचरिंग। इंटरमिटेंट सूचरिंग का यूज करते हैं। समझ में आ गया। चलो भाई, नेक्स्ट सिजेरियन सेक्शन की बात कर लेते हैं। सिजेरियन सेक्शन इज अ वेरी बिग टॉपिक। फिर से बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, बट हमारे एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है, और सर्जिकल ऑब्स्टेट्रिक्स से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, मैंने फोर्सेप वैक्यूम के पॉइंट्स आपको बता दिए, एपिजियोटमी से आया हुआ क्वेश्चन है। सिजेरियन सेक्शन से इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बट हाँ इसका इंडिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंडिकेशन आपको याद रखना है कहाँ पे हम सिजेरियन करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे। लेकिन जहां पे भी मैंने डिलीवरी बताई है हर जगह आपको मोड ऑफ डिलीवरी जरूर बताया है, चाहे वो ट्विंस डिलीवरी हो, चाहे वो आपका हार्ट डिजीज हो, चाहे आपका हाइपरटेंशन हो, इन सब में मैंने आपको बताया हुआ है। समझ में आ रहा है। डिलीवरी ऑफ अ वाइवल फीटस थ्रू द एब्डोमेन। जब हम एक वाइवल फीटस को कहां के थ्रू डिलीवर करते हैं, एब्डोमेन के थ्रू डिलीवर करते हैं, बाय गिविंग द इंसीजन ऑन द एब्डोमेन ऑन द यूट्रस। किस पे इंसीजन देते हैं, एब्डोमेन पे इंसीजन देंगे, यूट्रस पे इंसीजन देंगे और बच्चे को बाहर निकाल लेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिलीवरी, नॉट लेबर। इसे हम लेबर नहीं बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे कि इसे हमने डिलीवरी करवाया है एब्डोमेन के थ्रू, एंड इज कॉल्ड एज सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, इसे हम सी सेक्शन बोलते हैं, सिजेरियन सेक्शन बोलते हैं। और हिस्टेरोटमी होता है अगर हम 28 वीक्स से पहले डिलीवर कर देते हैं। आपसे बोला जाएगा ना, किसी बच्चे को 28 वीक से पहले एब्डोमेन पे इंसीजन लगा के 28 वीक से पहले किसी बच्चे को डिलीवर करवाना इज कॉल्ड एज हिस्टेरोटमी। हिस्टेरोटमी याद रखना इस पॉइंट को भी यहां पे। और नेक्स्ट है सिजेरियन सेक्शन। दो टाइप का होगा, सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन होता है LSCS। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है डियर, LSCS इज द मोस्ट कॉमन टाइप, मोस्ट कॉमनली यूज्ड। यही मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। अपर सेगमेंट, ये USCS का मतलब क्या है, अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। LSCS का मतलब क्या है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। इसमें क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन भी हम अपर सेगमेंट को बोलते हैं। हाई चांस ऑफ यूट्राइन रप्चर, यहाँ पे यूट्रस के रप्चर होने का ज्यादा चांस होता है, इसीलिए इसको इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता। लेस चांस ऑफ यूट्राइन रप्चर इन केस ऑफ LSCS, दैट्स व्हाई मोस्ट प्रेफरेबली यूज्ड सी सेक्शन इज LSCS। ठीक है, LSCS। नेक्स्ट मैंने फिर से बोला है सिजेरियन सेक्शन में आपके लिए सबसे ज्यादा, देखो LSCS में क्या करते हैं, जो सिम्फाइसिस प्यूबिस वाला एरिया होता है, जस्ट अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस हम कट लगाते हैं और फिर वहां से डिलीवर करते हैं। लेकिन अपर सेगमेंट में जस्ट बिलो द फंडस हम कट लगाते हैं और डिलीवर करते हैं। याद रखना, जब हम LSCS करते हैं तो हर्निया का चांस बहुत ज्यादा मतलब कम होता है, लेस चांस ऑफ हर्निया होता है। और यहाँ पे लेस चांस ऑफ क्या होता है, हैमरेज का चांस कम होता है, ब्लीडिंग कम होता है। इसीलिए हम LSCS को मोस्ट प्रेफरेबली यूज करते हैं।
जबकि अगर आप अपर सेगमेंट करते हो तो उसमें यूट्राइन रप्चर का ज्यादा चांस होगा, मोर चांस ऑफ हैमरेज रहेगा, ज्यादा ब्लड लॉस होगा, हड्डियां का चांस ज्यादा रहेगा, इसीलिए अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन को यूज नहीं किया जाता। मोस्ट प्रेफरेबली हम LSCS को यूज करते हैं, और इसे यूज करने में आपने देखा होगा सब कुछ रेडी करके रखते हैं, 30 से लेकर 45 मिनट में पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। बच्चे को कट इंसीजर लगाने से लेकर और बच्चे को डिलीवर करने तक का टाइम कितना होना चाहिए? 90 सेकेंड के अंदर। कट लगाया, बच्चा डिलीवर किया 90 सेकेंड्स के अंदर, नहीं तो हैविंग द लेस, वहां पे मोर चांस ऑफ लो अपगार स्कोर। बच्चे का अपगार स्कोर लो हो जाता है जितना ज्यादा ड्यूरेशन बढ़ता रहता है। जैसे आपने कट करते गए और बच्चे को डिलीवर कर रहे हो, उसका कट लगाने से, जैसे आपने यूट्रस पे कट लगाया और बच्चे को डिलीवर किया, लेस देन 90 सेकेंड के अंदर ये होना चाहिए काम, नहीं तो बच्चा का जो अपगार स्कोर होगा वो लो हो जाएगा। समझ में आया? ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिए हैं क्योंकि शायद लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। समझ में आया? अरे बोलो, समझ में आया? तो फटाफट से इस पॉइंट को यहाँ पे नोट डाउन कर लो कि सिजेरियन सेक्शन में मैंने बताया एक होता है एब्सोल्यूट इंडिकेशन, एक होता है रिलेटिव इंडिकेशन। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? 100% यही सिजेरियन ही होगा, लेकिन रिलेटिव का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नॉर्मल नहीं हो सकता, बट यहाँ पे हम सिजेरियन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसी कंडीशन आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में हम फिर से क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट प्रेगनेंसी में फिर से अगर नॉर्मल रहा सब तो हम नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन अगर रहता है तो हम कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? सिजेरियन कर रहे हैं। अगर बच्चा डिस्ट्रेस में जाता है, डिस्टोसिया की कंडीशन होता है, मेडिकल डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी होता है, माल प्रेजेंटेशन होता है, ये रिलेटिव इंडिकेशन होता है। लेकिन सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया है इज एब्सोल्यूट इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, नॉर्मल हो ही नहीं सकता। यहां पे ये क्या हो गया? 100% कंफर्मेशन कि यहां सिजेरियन ही होगा। पेल्विक मास है, एडवांस कार्सिनोमा सर्विक्स है, वेजाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, दीज ऑल आर द एब्सोल्यूट इंडिकेशन ऑफ द सिजेरियन सेक्शन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? जैसे हाइपरटेंशन दिया जाता है या आपको प्लेसेंटा प्रीविया का टाइप 1 टाइप 2 दिया जाता है, ये सब एक तरह से रिलेटिव इंडिकेशन में हो सकता है, बट अगर कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया है देन इट्स एब्सोल्यूट इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन। तो जो मैंने क्लासिफाई करवाया है, जो मैंने इंडिकेशन लिखवाया है, इसको प्लीज याद रखें। डायरेक्ट यहां से इसी टर्म, इसी नाम से एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव इंडिकेशन के नाम से सिजेरियन सेक्शन को पूछा जाता है। ठीक है, सिजेरियन सेक्शन में जो एनेस्थीसिया हम यूज करते हैं वो कौन सा? स्पाइनल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया यूज करते हैं। L3 L4 पे हम लगाते हैं, जिससे मदर को पूरा जनरल एनेस्थीसिया नहीं लगाते, पूरी अनकॉन्शियस नहीं होती, लेकिन इससे नीचे का पार्ट बिल्कुल सेंसलेस हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो मदर को लेकिन सब कुछ पता चल रहा होता है कि यहाँ पे कौन सा प्रोसीजर चल रहा है, क्या हो रहा है, और फिर बच्चे को दिखाया भी जाता है कि देखो आपका ये बेबी डिलीवर हुआ है। इस तरह से मदर को सब कुछ पता लग रहा होता है वहां पे। ठीक है, ऐसे मदर को पूरा एकदम वो नहीं किया जाता, एनेस्थाइज नहीं किया जाता, जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायबिटीज इन प्रेगनेंसी में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपकी नॉर्सेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ओबीजी के हमारा ये लास्ट में बाय मिस्टेक मैंने 25th लेक्चर लिख दिया था, बट ये आज की क्लास का हमारा 25th लेक्चर है और इस 25 लेक्चर में मैं पूरे ही ओबीजी को आपको कंप्लीट करा रही हूँ। इन शॉर्ट ये इसमें शायद, क्योंकि हर सब्जेक्ट का लिमिट होता है, ओबीजी आप 25 लेक्चर में पढ़ रहे हो, बाकी सब्जेक्ट को फिर कितने लेक्चर्स में पढ़ोगे, तो इसीलिए आज इस क्लास को हम एंड कर रहे हैं। आज की क्लास हमारी लास्ट क्लास है जिसके अंदर मेरी तरफ से मैं चाहती हूँ कि सारी चीजें आपको डिलीवर हो जाए। डायबिटीज में याद रखना 2 टाइप का डायबिटीज इन प्रेगनेंसी पढ़ते हैं, एक जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस जीडीएम जिसे हम बोलते हैं वो पढ़ते हैं, एक ओवर डायबिटीज मेलाइटस होता है। अगर किसी फीमेल को पहले से ही डायबिटीज है, वो फीमेल कंसीव करती है, कंसीव करने के बाद प्रेग्नेंट होती है और डिलीवरी के बाद भी उसको डायबिटीज रहता है, देन दिस डायबिटीज इज कॉल्ड एज ओवर डायबिटीज मेलाइटस। और डायबिटीज मेलाइटस की मान लो पहले से ही डायबिटीज है, उसके बच्चे में क्या चांस होता है, उसके फीटस में कंजेनाइटल एनोमलीज होने का बहुत ज्यादा चांस होता है, मोर चांस ऑफ एबॉर्शन होता है। इसीलिए हम मदर को क्या बोलते हैं, अगर आपको पहले से ही डायबिटीज है तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द डायबिटीज, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द ग्लूकोज एंड देन कंसीव, नहीं तो बच्चे में कंजेनाइटल एनोमलीज होगा और बच्चे में क्या हो सकता है, और बच्चे में एबॉर्शन भी हो सकता है, स्टिल बर्थ भी हो सकता है। इसीलिए अपने डायबिटीज को, अपने शुगर को कंट्रोल करना है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, जिसमें पहले जो फीमेल थी वो फीमेल नॉर्मल थी, ये फीमेल इन द नॉन प्रेग्नेंट स्टेट नॉर्मल थी, लेकिन जब ये फीमेल प्रेग्नेंट हुई तब उसे क्या हो गया, डायबिटीज हो गया। प्रेगनेंसी की वजह से डायबिटीज होना, आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन फीमेल को क्या होना,
डायबिटीज होना इज कॉल्ड एज जेस्टेशनल डायबिटीज। नाम से ही पता चल रहा है फीमेल को प्रेगनेंसी की वजह से डायबिटीज हुआ है, एंड दिस डायबिटीज इज कॉल्ड एज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। बट इन केस ऑफ ओवर्ट डायबिटीज मेलाइटस, फीमेल हैविंग द डायबिटीज बिफोर कंसीविंग एंड आफ्टर कंसीविंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी फीमेल को डायबिटीज है, और डिलीवरी के बाद भी फीमेल को डायबिटीज है, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ओवर्ट डायबिटीज मेलाइटस। यहां तक चीजें समझ में आई? तो मैंने दोनों चीजों को अच्छे से आपको बताया है। यहां पे एक चीज याद रखना, देयर आर मोर चांस ऑफ कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, और इस फीमेल को क्या एडवाइस दिया जाता है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। यहां पे इस कॉम्प्लिकेशन में फीमेल को क्या हो सकता है डियर? एबॉर्शन हो सकता है। एबॉर्शन, अगर इसने अपने शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं किया और कंसीव करना चाह रही है तो उसमें बार बार एबॉर्शन का चांस रहेगा, या फिर इसके बच्चे में क्या हो सकता है? कंजेनाइटल एनोमलीज हो सकता है, कुछ ना कुछ कंजेनाइटल डिफेक्ट देखने को मिलेगा। और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सा कंजेनाइटल एनोमलीज होता है जो कि इस डायबिटीज मदर वाले बच्चों में देखने को मिलेगा। तो आप बोलोगे वहां पे कौन सा हो सकता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, या फिर यहाँ पे कार्डियक प्रॉब्लम हो सकता है। समझ में आ रहा है? क्या हो सकता है यहाँ पे? नर्वस सिस्टम से रिलेटेड और कार्डियक सिस्टम से रिलेटेड सबसे ज्यादा जो है वो कंजेनाइटल डिफेक्ट देखने को मिलेगा। तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड क्या डिफेक्ट है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और कार्डियक सिस्टम से क्या है? जैसे कि एएसडी है, वीएसडी है, ये देखने को मिल सकता है। तो इस तरह के कंजेनाइटल डिफेक्ट देखने को मिल सकते हैं कॉम्प्लिकेशन में। एबॉर्शन हो सकता है, और अगर प्रेगनेंसी मतलब एडवांस भी हुई तो स्टिल बर्थ हो सकता है। स्टिल बर्थ का मतलब क्या है? What is the meaning of still birth? स्टिल बर्थ का मतलब होता है मरा हुआ बच्चा पैदा होना। समझ में आया? स्टिल बर्थ का मतलब क्या होता है? जो बेबी डिलीवर हो रहा है वो कैसा हो रहा है? डेड हो रहा है। इफ द बेबी डिलीवर डेड देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड अ स्टिल बर्थ। इसे हम क्या बोलते हैं? स्टिल बर्थ बोलते हैं। नेक्स्ट है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के अंदर आपको क्या याद रखना है? यस, जब यहाँ पे फीमेल की डिलीवरी हो जाती है तो डायबिटीज क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। और जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस हो, या फिर क्रॉनिक डायबिटीज मेलाइटस हो, या फिर ओवर डायबिटीज मेलाइटस हो, इन सब में ड्रग ऑफ चॉइस के फॉर्म में हमेशा क्या दिया जाता है? इंसुलिन। क्या दिया जाता है डियर? इंसुलिन दिया जाता है चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट में। क्या? क्योंकि हम यहाँ पे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट नहीं देते हैं। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट दोगे जो क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर रीच टू द फीटस और बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करवा देगा। इसीलिए कभी भी हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट नहीं देते हैं, एक्सेप्ट टू मेटफॉर्मिन एंड ग्लाइमिप्राइड हम दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा ड्रग ऑफ चॉइस में इंसुलिन ही आपको आंसर करना है। फिर से मैंने क्या बोला? देखो यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, लाइक कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, उसके बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, यही क्वेश्चन डायबिटीज मेलाइटस में पूछा जाता है। मैंने बोला है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ये जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होता है इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी में? बिकॉज मैं इसका रीजन आपको बता देती हूँ, बिकॉज इट क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर। ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके उस बच्चे तक पहुंच सकता है, और उस बच्चे में क्या कॉज करवा सकता है? उस बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करवा सकता है। इसीलिए हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट नहीं देते हैं। बट एक्सेप्ट वाला पॉइंट हर जगह आ जाता है, एक्सेप्ट दो है जिसका नाम मेटफॉर्मिन है। कि अगर हमें सेफली पूछा जाए कौन सा यूज कर सकते हैं, मेटफॉर्मिन कर सकते हैं, ग्लाइमिप्राइड हम कर सकते हैं। ये दो ड्रग ऐसे हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं जो प्रेगनेंसी में हम यूज कर सकते हैं। फिर भी ड्रग ऑफ चॉइस अगर हमसे पूछा जाता है तो हम आंसर में इंसुलिन ही करेंगे। फिर एक टेस्ट से क्वेश्चन डीएसएसपी के अंदर आया था, उसका नाम क्या है बताओ? ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये जो जीटीटी होता है, ओरल जीटीटी, OGTT हम बोलते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। इस ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में हम क्या करते हैं? तो सबसे पहला एक सैंपल हम फास्टिंग का लेते हैं, फिर हम उसे 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ये डीएसएसबी का क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू WHO हम इसमें क्या करते हैं? तो आप बोलोगे फर्स्ट सैंपल, हम पहला सैंपल मदर का कैसा लेंगे? फास्टिंग में लेंगे। फास्टिंग में लेने के बाद हम उसको क्या करेंगे? उस मदर को 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू
WHO हम हर एक प्रेग्नेंट मदर को ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में क्या करवाते हैं, 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पिलाते हैं और पिलाने के बाद 2 घंटे के आफ्टर 2 आवर्स हम फिर एक सैंपल लेंगे और उस पोस्ट पेरेंडियल सैंपल को दोनों को नॉर्मल वैल्यू से कंपेयर करेंगे और देखेंगे ग्लूकोज टॉलरेंस है, इनटॉलरेंस है या फिर क्या है, कंट्रोल है। समझ में आ रहा है? तो ये होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का, जिसके अंदर क्वेश्चन DSSB के अंदर आया हुआ है और DSSSB के अंदर ये यहां से पूछा हुआ है कितने ग्राम ग्लूकोज हम पिलाते हैं, सैंपल्स कितना लेते हैं। मोस्ट कॉमनली हम 2 आवर्स सैंपल लेते हैं, किसी किसी का 3 आवर्स भी लिखा जाता है, 3 सैंपल भी लिया जाता है, जैसे फास्टिंग का लिया, फिर 2 आवर्स का लिया, फिर 3 आवर्स के बाद हमने सैंपल लिया पिलाने के बाद, है ना। पहला तो फास्टिंग लिया, फिर 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाया, फिर 2 घंटे के बाद टेस्ट किया, फिर 3 घंटे के बाद टेस्ट किया। इस तरह से किसी के 2 सैंपल, किसी के 3 सैंपल, इस तरह से लिए जाते हैं। ठीक है, और कितने वीक्स पे लिया जाता है, सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन, तो वो होता है 24 to 28 वीक ऑफ जेस्टेशन। 24 to 28 वीक ऑफ जेस्टेशन हम सैंपल लेते हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चल गया। यहां से ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों में डिफरेंस मैंने बता दिया। उससे रिलेटेड प्रेगनेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एबॉर्शन हो सकता है, इन्फेक्शन फीमेल को हो सकता है, अगर किसी मदर को डायबिटीज है, अगर किसी मदर को डायबिटीज इन प्रेगनेंसी है, डायबिटीज इन प्रेगनेंसी है, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है, तो उसके बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उस प्रेगनेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आपको पता है वहां पे बच्चा कैसा होगा, मैक्रोसोमिया होगा, मतलब बच्चे का वेट 4 किलो से ज्यादा होगा। ठीक है, बच्चे के ऑर्गन्स का साइज बढ़ जाता है। यहाँ पे होता क्या है, क्योंकि इतना ज्यादा मदर के पास ग्लूकोज होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज सारा बच्चे को ट्रांसफर हो जाता है और बच्चा क्या करता है, जितना ज्यादा ग्लूकोज मिलेगा, पता है ना, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इंसुलिन, तो बच्चे का पैनक्रियाज क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन का सिक्रीशन करने लग जाता है। उसे ग्लूकोज ज्यादा मिल रहा है तो वो इंसुलिन का सिक्रीशन भी ज्यादा कर रहा है, जिसकी वजह से उसके सारे ऑर्गन्स के साइज भी इंक्रीज हो रहे हैं। और जब उस बच्चे को डिलीवर किया जाता है, इसलिए बच्चे का वेट भी ज्यादा होता है, और जब बच्चे को डिलीवर किया जाता है तो वो जो एकदम कंटिन्यू इतना ज्यादा ग्लूकोज मिल रहा था, वो सप्लाई हम प्लेसेंटा के थ्रू जा रहा था, उसको कट कर दिया हमने, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया, और जो सप्लाई जा रहा था बच्चे को ग्लूकोज का कंटिन्यूअस, वो एकदम से स्टॉप हो गया। लेकिन बच्चे का पैनक्रियास कंटिन्यू इंसुलिन का सिक्रीशन कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से बच्चा किसमें चला जाता है, फीटल हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। याद रखना, बच्चा चाइल्ड में क्या होगा, बेबी डिलीवर होने के बाद न्यूबॉर्न में क्या हो जाता है, इमीडिएट हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, जबकि फीटल लाइफ में जब वो बच्चा होता है तो वहां पे हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है। याद रखना, जब एक बच्चा फीटल लाइफ में होता है तो फीटल लाइफ में तो होता है हाइपरग्लाइसीमिया, कंफ्यूज मत होना। बट जस्ट आफ्टर डिलीवरी न्यूबॉर्न के अंदर पूछा जाएगा कि जो न्यूबॉर्न पैदा हुआ है, तुरंत जस्ट आफ्टर डिलीवरी बच्चे के अंदर क्या होगा, तो आप बोलोगे हाइपोग्लाइसीमिया में जाएगा। और नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एज सून एज पॉसिबल उस बच्चे को क्या करवाना, ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करवाना और मदर के पास ले जाना, और या फिर जो भी है उसको फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन नहीं तो बच्चा किसमें चला जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा उस प्रेगनेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो मैंने बताया वहां पे एबॉर्शन हो सकता है उस प्रेगनेंसी में। ठीक है, उसमें एबॉर्शन हो सकता है, उसमें कंजेनाइटल एनोमलीज हो सकता है, कंजेनाइटल डिफेक्ट होने का चांस रहेगा। ठीक है, इन्फेक्शन हो सकता है, प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन मैंने बताया था मोस्ट कॉमनली जेस्टेशनल डायबिटीज मदर में देखने को मिलता है। कौन सा, फंगल इन्फेक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, मोनीलियासिस, और इसमें क्या हो जाता है, वाइड थिक कर्डी वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है, कंजेनाइटल डिफेक्ट हो जाता है, स्टिल बर्थ होने का चांस ज्यादा होता है। इसीलिए ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखना होता है। न्यूबॉर्न में क्या मिलेगा, हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा, हाइपर बिलिरुबिनेमिया की कंडीशन मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से ही एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी, बताओ जस्ट आफ्टर डिलीवरी बच्चे में क्या देखने को मिलेगा। इस तरह से एम्स दिल्ली में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो आंसर क्या जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन पूछा गया है।
ठीक है भाई, चलो पेरिनियल टीयर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे मैं बता देती हूं, पेरिनियल टीयर से भी नॉर्सेट में क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को यहां पे लिखा है जिससे आपको पता चल जाए पेरिनियल टीयर कितना होता है। ग्रेड 1, डिग्री 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, या फिर फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री पेरिनियल टीयर। ये 4 पॉइंट आपको समझना है। कैसे याद रखोगे? सबसे पहले वेजाइनल स्किन और वेजाइनल म्यूकोजा टीयर हो रहा है तो ये फर्स्ट डिग्री पेरिनियल टीयर है। वेजाइनल स्किन, वेजाइनल म्यूकोजा, उसके साथ में वेजाइनल मसल्स भी इन्वॉल्व हो रहा है, वो सेकेंड डिग्री पेरिनियल टीयर है। अगर वेजाइनल स्किन, वेजाइनल म्यूकोजा, वेजाइनल मसल्स के साथ साथ अदर एक्सटर्नल और इंटरनल स्फिंक्टर आपका जो है एनल स्फिंक्टर, चाहे एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर हो चाहे इंटरनल एनल स्फिंक्टर हो, चाहे दोनों ही स्फिंक्टर जो है एनल स्फिंक्टर वो टीयर हो जाए, उसको हम बोलते हैं थर्ड डिग्री पेरिनियल टीयर। बट अगर उसमें रेक्टल म्यूकोजा इन्वॉल्व हो जाता है, इनके साथ साथ रेक्टल म्यूकोजा भी इन्वॉल्व हो जाता है, देन इट्स कॉल्ड कंप्लीट पेरिनियल टीयर। इसको हम क्या बोलते हैं डियर? कंप्लीट पेरिनियल टीयर बोलते हैं। समझ में आ गया? ग्रेड 4 पेरिनियल टीयर या कंप्लीट पेरिनियल टीयर। जो स्टार्टिंग के 2 होते हैं इसे हम बोलते हैं माइल्ड पेरिनियल टीयर, और जो उसके बाद 2 होते हैं थर्ड और फोर्थ, इसे हम बोलते हैं सीवियर पेरिनियल टीयर। याद रखना, जो सीवियर पेरिनियल टीयर होता है, इस सीवियर पेरिनियल टीयर को हम कहां पे रिपेयर करते हैं? ओटी में रिपेयर करते हैं। लेकिन जो माइल्ड पेरिनियल टीयर होता है इसे हम लेबर रूम में ही रिपेयर करते हैं। ठीक है, किसमें रिपेयर करते हैं? लेबर रूम में ही रिपेयर करते हैं। बट इनको कहां पे रिपेयर करना पड़ेगा? ऑपरेशन थिएटर, ओटी में ले जाके हमें रिपेयर करना पड़ता है। और यहां से जो नॉर्सेट ने क्वेश्चन पूछा था, नॉर्सेट के क्वेश्चन का आंसर क्या था? उसने ग्रेड 3 वाले को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया था और पूछा था बताओ, ऑप्शन में यही थे, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, यही 4 ऑप्शन थे। इसमें से आइडेंटिफाई करना था कौन से ग्रेड का टीयर है। चलो भाई, अब कुछ मैनेवर्स हैं वो मैं आपको बता देती हूं। ये जो आप मैनेवर देख रहे हो, ये कौन सा मैनेवर है? जब हम बच्चे को इस तरह से प्यार कर रहे हो और इस तरह का मैनेवर आए, इसे हम बोलते हैं लॉबसेट मैनेवर। और मैनेवर को बताने से पहले मैं थोड़ा सा ट्रिक बता दूं तो सारे मैनेवर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो मैनेवर क्या है डियर? जब भी हम ब्रीच प्रेजेंटेशन में डिलीवरी करते हैं, जब भी एक बच्चा किसमें होता है? ब्रीच प्रेजेंटेशन में होता है, तो सबसे पहले हम उसके बटक्स को डिलीवर करने के लिए, हम उसके बटक्स को, उसके लेग्स को डिलीवर करने के लिए क्या यूज करते हैं? 2 मेथड का यूज करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? बताओ। बटक्स को डिलीवर करने के लिए हम 2 ग्रोइन ट्रैक्शन यूज करते हैं। क्या ट्रैक्शन? ग्रोइन ट्रैक्शन यूज करते हैं, या फिर हम पिन्नार्ड्स मैनेवर का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं डियर? पिन्नार्ड्स मैनेवर का यूज करते हैं। लेकिन जब बटक्स डिलीवर हो जाएगा तो हमारे पास चैलेंजिंग पार्ट होगा उसके शोल्डर को डिलीवर करना, और शोल्डर को डिलीवर करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं लॉबसेट मैनेवर। और जब ये मैनेवर आप देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा। और नेक्स्ट होता है, शोल्डर के बाद हमें बच्चे के हेड को डिलीवर करना है, और हेड को डिलीवर करने के लिए हम यूज करते हैं बर्न मार्शल मेथड। बर्न मार्शल मेथड। अगर आप इसको याद कर लेते हो तो डायग्राम को आइडेंटिफाई करना आपके लिए और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। या फिर बर्न मार्शल मेथड को ही हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलर मैन्यूवर भी बोलते हैं, क्रिस्टलर मैन्यूवर भी बोलते हैं। समझ में आया? तो बर्न मार्शल मेथड, जब बच्चे का यहां तक डिलीवर हो गया, हेड वाला पार्ट रह गया, तो हमने क्या यूज किया? बर्न मार्शल मेथड यूज किया और बच्चे के हेड को डिलीवर कर दिया। अब देखो यहाँ पे किस चीज की डिलीवरी हुई है? बटक तो डिलीवर हो गया है, लेकिन बच्चे के शोल्डर को डिलीवर किया जा रहा है। एक बार उस बच्चे को पकड़ के इस साइड टर्न किया, जैसे हम डॉल को लव करते हैं ना, लव सेट मतलब लव मतलब प्यार करना। एक बार हमने इस साइड डिलीवर किया एंटीरियर शोल्डर, इस साइड डिलीवर किया पोस्टीरियर शोल्डर। बच्चे को इस तरह से टर्न करके हम उसके दोनों ही शोल्डर को डिलीवर करवा देते हैं, एंड दिस मैन्यूवर इज कॉल्ड एज, आपको तो इसका नाम याद रखना है, इस मैन्यूवर को हम बोलते हैं लॉबसेट मैन्यूवर। क्या बोलते हैं डियर? लॉबसेट मैन्यूवर बोलते हैं। और नेक्स्ट मैन्यूवर को देखो, इसमें बच्चे के ग्रोइन पे ट्रैक्शन देके उसके किस पॉप्लिटल फोसा, पी से पिन्नार्ड, पी से पॉप्लिटल फोसा पे प्रेशर देके उसके लेग को डिलीवर किया जा रहा है, उसके बटक्स को डिलीवर किया जा रहा है। एंड दिस मैन्यूवर, जब उसके लेग को डिलीवर किया जाए, उसके पॉप्लिटल फोसा पे इस तरह से क्या किया जाएगा? पॉप्लिटल फोसा पे प्रेशर डाला जाएगा और ऐसे डिलीवर कर दिया जाएगा। अभी बच्चे ने ऐसे कर रखा है, यहाँ पे प्रेशर दिया, एकदम से ये डिलीवर हो गया। दिस मैन्यूवर इज कॉल्ड एज पिन्नार्ड्स मैन्यूवर। जब पॉप्लिटल फोसा पे प्रेशर देके और उसके लेग को डिलीवर किया जाए ब्रीच प्रेजेंटेशन में, देन इट्स कॉल्ड एज पिन्नार्ड्स मैन्यूवर। इसको हम क्या बोलते हैं? पिन्नार्ड्स मैन्यूवर बोलते हैं। नेक्स्ट डायग्राम देखो, बच्चे का सब कुछ डिलीवर हो गया, बटक्स भी डिलीवर हो गया, शोल्डर भी डिलीवर हो गया, लेकिन हेड स्टक हो गया, तो हम बच्चे को कंप्लीट कहते हैं कि चल तू लटक जा।
क्या हो जा, तू अपनी ही वेट से लटक जा, और जब अपनी ही वेट से बच्चे को हैंग होने देते हैं फ्रीली, तो वेजाइनल आउटलेट हम ऐसा मानते हैं कि स्पेस थोड़ा सा क्या होता है, बढ़ता है, और वेजाइनल आउटलेट का स्पेस अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, उसके हेड को हम इजीली डिलीवर कर पाएंगे। इसलिए बच्चे को अपने वेट से हैंग होने देते हैं, फिर उसके लेग को होल्ड करते हैं, पेरिनियल सपोर्ट देते हैं, और फिर बच्चे के हेड को यहां पे देख सकते हो डिलीवर कर सकते हैं। पहले अपने वेट से हैंग होने दिया, फिर हमने उसका लेग होल्ड किया, फिर हमने पेरिनियल सपोर्ट दिया यहां पे, और फिर बच्चे के हेड को डिलीवर कर दिया। और जब बच्चे के ब्रीच प्रेजेंटेशन में बच्चे के इस मेथड से हेड के डिलीवर होने के मेथड को हम बोलते हैं बर्ड मार्शल मेथड। क्या बोलते हैं डियर, बर्ड मार्शल मेथड। क्लियर है, अरे बोलो। नेक्स्ट, ये तीनों मैंने लिखवाई दिया था, बस ये एक याद रखना, सिफेलिक प्रेजेंटेशन में जब बच्चे का हेड डिलीवर हो जाए और उसके शोल्डर को डिलीवर करने के लिए हम मैक रॉबर्ट्स मैन्यूवर का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, मैक रॉबर्ट्स मैन्यूवर का यूज करते हैं। ठीक है, देखो बच्चे का हेड डिलीवर हो गया लेकिन शोल्डर स्टक हो गया, कैसे, कौन सी कंडीशन में होता है, इन केस ऑफ शोल्डर डिस्टोशिया। किस केस में होता है डियर, जिस केस में शोल्डर डिस्टोशिया की प्रॉब्लम हो, डिफिकल्टी इन द डिलीवरी ऑफ शोल्डर इज कॉल्ड एज शोल्डर डिस्टोशिया। उस केस में हम क्या करते हैं, मैक रॉबर्ट्स मैन्यूवर का यूज करते हैं। मैक रॉबर्ट्स मैन्यूवर में क्या किया जाता है, आप देख सकते हो, इस तरह से सुप्राप्यूबिक प्रेशर दिया जाता है। पहले मदर के लेग को क्या किया जाता है, फ्लेक्स किया जाता है, और फिर एक्सटेंड किया जाता है। मदर के लेग को फ्लेक्स किया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है, सुप्राप्यूबिक प्रेशर दिया जाता है, और फिर बच्चे के शोल्डर को डिलीवर कर दिया जाता है। एंड दिस मेथड इज कॉल्ड एज मैक रॉबर्ट्स मैन्यूवर, जो कि डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। नेक्स्ट आप देख सकते हो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मैंने यहां पे रखा है जिसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये मोस्ट कॉमन जो एग्जाम में आने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये क्या है डियर, बताओ जल्दी से, नेम बताते जाओ। ये क्या है आपका, कस्कस स्कैपुलम, कस्कस स्पैक्यूलम। ठीक है, दो मैंने रखा है, एक मैं बता रही हूं, एक फटाफट से आप बताओगे, क्योंकि ये सारे ऐसे हैं जो कि एग्जाम में, ये सेल्फ रिटेनिंग क्या होता है, स्पेक्यूलम होता है। ये सेल्फ रिटेनिंग स्पेक्यूलम होता है जो कि वेजाइना को विजुलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। ये हमारा सिम्स स्पेक्यूलम होता है, सिम्स स्पेक्यूलम होता है, जिससे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें हेल्प, मतलब जो असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है जिसने होल्ड करके रखा हो, और यहाँ पे जो ग्रुप बना होता है उसका बेनिफिट क्या होता है, जो भी वेजाइना से जो भी ब्लीडिंग होता है वो बाहर की तरफ ड्रेन हो जाता है। चलो भाई आगे देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, देखो इस तरह से एलिस टिश्यू फॉर्सेप है, ये हमारा स्पॉन्ज होल्डर फॉर्सेप है, ये हमारा कौन सा है, ये सारे आए हुए हैं। ये एम्स दिल्ली के एग्जाम में पूछा हुआ है, एक भी ऐसा नहीं है जो मैं वैसे बता रही हूँ, आप हल्के में मत लेके जाना, इंपॉर्टेंट है। ये हमारा एलिस टिश्यू फॉर्सेप है, एलिस टिश्यू फॉर्सेप। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, स्पॉन्ज होल्डिंग फॉर्सेप, ये भी पूछा हुआ है, स्पॉन्ज होल्डर है। ठीक है, स्पॉन्ज होल्डिंग फॉर्सेप है। ये हमारा चिटल फॉर्सेप है, ये भी पूछा हुआ है, चिटल फॉर्सेप। ठीक है, चिटल फॉर्सेप का यूज कब करते हैं, जब हमें कोई भी स्टेराइल गॉज को निकाल के ड्रम में से और देना है, ड्रेसिंग के टाइम पे यूज करते हैं हम इसको। ठीक है, चिटल फॉर्सेप का। नेक्स्ट, ब्लेड भी एम्स दिल्ली में पूछा हुआ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एम्स दिल्ली के एग्जाम में आया हुआ है। आप देख सकते हो ये 10 नंबर का ब्लेड है, यहाँ पे इस तरह से 1 बना हुआ है पूरा एकदम तलवार की तरह, तो ये 11 नंबर का ब्लेड है। जब यहाँ पे इस तरह से 2 बना हुआ आपको दिखे, ये 12 नंबर का ब्लेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 बना हुआ सा लग रहा है, 15 नंबर का है, ये 18 नंबर का है। मोस्ट कॉमन 11 और 15 का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, याद कर लेना। ये आपका निडल होल्डर है, क्या है डियर, निडल होल्डर। आपको भी दूंगी होमवर्क में, चिंता मत करो, आइडेंटिफाई करने के लिए निडल होल्डर है। निडल को होल्ड करने के लिए ये हम होल्डर का यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका एलिस टिश्यू फॉर्सेप है, एलिस टिश्यू फॉर्सेप। फिर वहां पे क्या दिख रहा था ऐसा, एलिस टिश्यू फॉर्सेप, वो हमारा शायद वल्सेलम था। हाँ, ये कर्व्ड है ना, ये एलिस टिश्यू फॉर्सेप नहीं है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, ये हमारा वल्सेलम है, वल्सेलम। ये थोड़ा सा, अब देखो कैसे बाई मिस्टेक हमने गलती की, यहाँ पे कर्व्ड है, लॉन्ग है, लेकिन एलिस टिश्यू फॉर्सेप्स स्ट्रेट होता है। ठीक है, ये क्या है, मल्टी टूथ वल्सेलम है, वो सिंगल टूथ भी होता है, टिनैकुलम। ठीक है, सिंगल टूथ टिनैकुलम भी होता है, ये हमारा मल्टीपल टूथ वल्सेलम है। टू होल्ड द एंटीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स, टू होल्ड द एंटीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स हम क्या करते हैं, वल्सेलम का यूज करते हैं। ये स्पॉन्ज होल्डर, ये चिटल फॉर्सेप,
ये हमारा ब्लेड हो गया, ये निडल होल्डर हो गया, ये एलिस टिश्यू फॉर्सेप हो गया। एलिस टिश्यू फॉर्सेप देख सकते हो, ये भी मल्टीपल टूथ होता है लेकिन ये स्ट्रेट होता है हमारा, ठीक है, एलिस टिश्यू फॉर्सेप। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये डॉइंस, ये भी एग्जाम में आया हुआ है और ये एम्स दिल्ली 2017 में आया हुआ है जोधपुर के एग्जाम में। ये हमारा क्या है डियर, ये डॉइंस रिट्रैक्टर है, डॉइंस रिट्रैक्टर, डॉइंस रिट्रैक्टर। और ये हमारा क्या है डियर, ये देखो इस तरह से कर्व्ड है। अभी आपने एपिजियोटमी पढ़ा था, एपिजियोटमी देने के लिए हम एक स्पेशल सीजर का यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं एपिजियोटमी सीजर। तो ये है आपका एपिजियोटमी सीजर, ये 2017 के एग्जाम में पूछा हुआ है, एम्स जोधपुर के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारे सर्जिकल ऑब्स्ट्रैक्टिक्स इन फास्ट मोड, हमने सारी चीजों को किया। मैंने कोशिश की सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने की ओबीजी के अंदर। और एक हमारा जो गायनी वाले पोर्शन में आपका रह गया है वो कौन सा है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड डिसऑर्डर। तो उसका एक क्लास मैं YouTube पे ही लेके आऊंगी और उसमें आपको बता दूंगी। बाकी ओबीजी मेरी तरफ से आपका पूरा कंप्लीट हो गया है इन द आरोग्यम बैच। सारे टॉपिक, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर गायनेकोलॉजी बहुत ही कम आता है और जो सबसे एग्जाम में आने वाला चैप्टर या फिर हम टॉपिक की बात करें वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, जिसके लिए मैंने आपसे बोला है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टॉपिक को मैं यूट्यूब पे आपको करवा दूंगी, तो उसके लिए आप टेंशन मत लेना। बाकी का ओबीजी पूरा कंप्लीट है इन द 25 लेक्चर्स, उसे पढ़ना, रिवाइज करना, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छा आप कर सकते हो। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैंने पूरा 100% आपको करा दिया है ओबीजी, नो, कभी भी कोई भी चीज 100% नहीं होता, उसे 100% हमें खुद पढ़ के बनाना पड़ता है, ठीक है। जब हम उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं, पीवाईक्यू करते हैं, नोट्स करते हैं, तभी वो हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आई थॉट आपको ओबीजी के सारे क्लासेस समझ में आई होंगी, आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगर आपने क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर कमेंट करना है अबाउट द होल क्लासेस ऑफ ओबीजी, जो कि डेली बेसिस पे इतने घंटे हम आके यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और आपके लिए विदाउट एनी स्टूडेंट्स इन कैमरा फेस करके सारी चीजें बताते हैं। तो आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, आप बहुत अच्छा स्कोर करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर नॉर्सेट एग्जाम। थैंक यू सो मच। ओबीजी में कोई भी डाउट हो तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नो डाउट। अगर हमारे टाइम मिले, हम देखें तो उसका रिप्लाई जरूर से जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। क्लासेस